मजा हो। सुन लो, बात ना करो। क्लास नंबर बताओ कौन सी? 8। इससे पहले मैंने पढ़ लिया पूरा का पूरा 8-10 क्लास ली हुई। अब वो सेक्शन स्टार्ट हो चुका है जहाँ पेपर में तो ज्यादा क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बरसात हो क्वेश्चनों की। कैसे बरसात हो समझ लो। भारत का संवैधानिक विकास कह दो, ये भी कह दो संविधान कैसे बनाया गया। सुनना, पूरी पूरी कहानी सुन लो कैसे। जब संविधान बनाया गया ना पूरा का पूरा, इससे पहले हमारे यहाँ हो क्या रहा था, और उसका बहुत बड़ा योगदान है संविधान बनाने में। समझ में आई बात है? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ ना सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, ये कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है। जब इस संविधान को बनाया गया, इससे पहले हमारे यहाँ अंग्रेजी सत्ता का शासन था। जब अंग्रेजी सत्ता का शासन था तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा हम रेगुलेट करा जाता था, नियंत्रित करा जाता था। कानून हमारे लिए बनाए जाते थे, कानून वहां बनते थे। अंग्रेजी सरकार, इंग्लैंड की सरकार कानून बनाती थी। उस कानून में जो बात लिखी हुई होती थी उसी के उन्हीं प्रावधानों के आधार पर, उन प्रोविजन के आधार पर यहाँ शासन प्रशासन चला जाता था, यहाँ गवर्नेंस चलती थी। सर नो, बात समझ में आई बात है? तो आज हम उन्हें पढ़ना, वे अंग्रेजी सरकार के द्वारा कौन से समय पर कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन से कानून आए, कौन कौन से चार्टर आए, कौन कौन से अधिनियम आए, कौन कौन से एक्ट आए, क्या क्या बनाकर भेजा गया। और कुछ तो इतने फेमस और पॉपुलर हुए, हम पूरा अधिनियम तो पढ़ नहीं सकते, उस अधिनियम की खास बातों को निकाल कर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर में वहां सवालों की बरसात बरसात होती है और बहुत ज्यादा, कुछ बहुत ज्यादा फेमस है। और ये इससे समझना इतना आसान है, किताब से पढ़ोगे तो समझे बहुत बोरियत पैदा कर देगा और समझ में नहीं आती चीजें, क्योंकि टीचर उसी चीज को 10 मिनट में समझा के चला जाएगा जिसे तुम 2 घंटे लगा दोगे। यही हो टीचर की खास बात। आज हमें समझना पूरा का पूरा, वो भी आसान और सरल भाषा में समझने की कोशिश करनी है। क्या वाला पूरा का पूरा तुम आज कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। जब तुम लक्ष्मीकांत की किताब खोल लोगे, कहां 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 मांगा। अरे भाई साहब, अगर तुम सिविल सर्विस का पेपर देने जा रहे हो, ऐसा कोई साल नहीं है जिसने इसमें तो सवाल नहीं है। हर साल इसमें एक सवाल टपकेगा। सिविल सर्विस में, प्रीलिम्स में हर साल एक सवाल देगा इसमें। पीसीएस उठाओगे कम से कम 2-3 सवाल मान कर चलिए। अगर तुम वनडे एग्जाम उठाओगे इसमें तो उठा के 2 सवाल मान कर चलिए। तो आज इसमें से पढ़ना ही समझना नहीं। एक सेक्शन तो पूरा आज खत्म कर लेना। क्या है ये? क्या है? जब यहाँ अंग्रेजी सत्ता का शासन था 16वीं शताब्दी के आसपास, अंग्रेजी सत्ता अपने पैर यहाँ पसार चुकी थी हमारे भारत के अंदर। जब वो अपने पैर पसार चुकी थी, वो धीरे 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 उन्होंने आए थे तो व्यापार करने, धीरे 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 उन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित कर दी भारत के ऊपर, अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। कहाँ उनका मकसद व्यापार करना था और कहाँ फिर उन्होंने अपने यहाँ देश के अंदर आकर धीरे धीरे में प्रशासक और शासक बनते चले गए। आज इस पूरी कहानी को समझना। उस दौरान उन पर कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी सत्ता को, औपनिवेशिक हुकूमत को, औपनिवेशिक सत्ता को, सब एक ही थाली की चट्टे बट्टे, इतने सारे नाम को इसे पेपर में देकर पूछ लो। यस और नो? तो उनके द्वारा कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट, कुछ चार्टर बनाए गए और उनके अंदर जो बात लिखी होती थी उसके आधार पर देश में शासन प्रशासन चला जाता था। कुछ बहुत ज्यादा फेमस हुए, कुछ बहुत ज्यादा पेपर पॉपुलर हुए। ठीक, इस हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जब चीजें बहुत ज्यादा जटिल हो जाए, कठिन हो जाए, तो उसको अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांट लेते हैं। वैसे तो हम एक करके बांट लेते हैं और पूरा अधिनियम हम पढ़ नहीं सकते। जो अंग्रेजी सरकार ने हुबहू बनाकर भेजा था वो एक्ट, वो एक प्रकार का संविधान का काम करता था। सोच लो तुम, मान लो 20 साल के लिए कहा, 20 साल तक ये जो बातें लिखी हुई, इसी के आधार पर भारत में शासन प्रशासन चलेगा। समझना ये बात है? उस जमाने में क्या हुआ करता था? उस जमाने में सबसे पहली बार भारत के अंदर, ये हमारे पास भारत, इस भारत के अंदर एक प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सरकारी नहीं आती, वह प्राइवेट कंपनी थी। उस प्राइवेट कंपनी को मोनोपोली दी गई, एक अधिकार दिया गया, जाओ पूर्व के देशों की तरफ, पूर्व के देशों की तरफ, पूर्व के देशों में आओ। हमारे पास भारत भी पूर्व के देशों में आओ, म्यांमार भी आओ, चीन भी आओ, थाईलैंड भी आओ, वियतनाम भी आओ, कंबोडिया भी आओ, श्रीलंका भी, सब इन पूर्व के देशों की तरफ जाओ। 20 सालों का तुम्हें एक अधिकार देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया जाओ इस ओर व्यापार करने जाओ, केवल व्यापार करना। व्यापार मतलब ट्रेड, मतलब वहां के सामान को, वहां का कच्चा माल लेकर आना, कच्चा माल लेकर यहाँ से हम इंग्लैंड में लेकर आना, और जब इंग्लैंड में तुम कच्चा माल लेकर आओगे यहाँ से हम पक्का माल बनाकर वहीं भेज देंगे। ऐसा करके ट्रेड, व्यापार करना, बस व्यापार करने का काम। व्यापार का मतलब जानते हो ना? व्यापार क्या हो? व्यापार जानते हो? लेन देन जिसे कहते हैं। समझ में आई बात है? राजनीतिक सत्ता भी बात नहीं करनी ना, शासक नहीं बनना, वहां राजा नहीं बनना बिल्कुल भी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ही काम कहा गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तुम प्राइवेट कंपनी हो, जी हाँ प्राइवेट कंपनी है, क्या काम है तुम्हारा? पूर्व के देशों की तरफ जाना। और उन्होंने जाकर तुम्हें 20 सालों का हम तुम्हें एक अधिकार दे रहे, इसके जरिए तुम हमें क्या दोगे अंग्रेजी सरकार को? अंग्रेजी सरकार को कहा 4000 पाउंड मिलेंगे तुम्हें। कितने? 4000 पाउंड, 4 लाख पाउंड मिलेंगे। कितने? हाँ, अंग्रेजी सरकार को 4 लाख पाउंड देती थी। कौन? पाउंड वहां की करेंसी हो। जिस तरह तुम रुपया यूज करो, इस तरह वहां इंग्लैंड के अंदर ना पाउंड यूज चला, पाउंड चला, आज भी वहां पाउंड चला। पाउंड वहां की करेंसी होगी, तो करेंसी में समझते हैं ना, वहां की मुद्रा होगी एक प्रकार की वो। और उसने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हम तुम 4 लाख पाउंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा अंग्रेज सरकार को हम तुम्हें 4 लाख पाउंड देंगे, इसके अलावा और कोई दूसरी कंपनी धन लेनी चाहिए। बाद में दूसरी कंपनी आई भी, उनका संघर्ष भी हुआ, लेकिन बाद में जाकर पता क्या हुआ? अंग्रेजी सत्ता ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इसलिए जीत पाई, उनकी नौसैनिक शक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वे अपना वर्चस्व ज्यादा स्थापित कर पाए, बहुत बड़े बड़े जहाज लेके जाते थे, नौसैनिक ज्यादा मात्रा में थे। उस समय में वही जीतता था जिसके पास ज्यादा नौसेना शक्ति थी। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ना, बोल के सारी पेपर में सवाल है, सारा सुनूंगा। मैंने क्या बताया? कुछ चीज जैसी जो नोट के अंदर भी नहीं होगी। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं?
4 लाख पाउंड इस प्राइवेट कंपनी को दिए जाते थे। इसकी मोनोपोली थी, एकाधिकार था। उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती थी, व्यापार नहीं कर सकती थी, खरीद नहीं सकती थी, खरीद फरोख्त नहीं कर सकती थी, कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी, उत्पादन नहीं कर सकती थी। बात समझ में आई क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसके अलावा इतनी बात बताओ समझ में आई? ये कंपनी धीरे धीरे अपने पैर आकर पसारने शुरू करे भारत के अंदर, अपने अड्डे जमाए इन्होंने। जी आए, पहले यहाँ आए गुजरात के, पहले यहाँ आए केरल के अंदर, फिर यहाँ जगह जगह, पूरे भारत में नहीं तुरंत, पहले जगह जगह इन्होंने अपनी कोठी लगाई और वहाँ एक कंपनी लगाकर और ट्रेड करना स्टार्ट करा, व्यापार करना स्टार्ट करा, चाय का, मसालों का, इन सब चीज़ों का। बस उनकी कंपनी खोली, फैक्ट्री लगा ली, मजदूर रख लिए और उसके बाहर किलेबंदी करके धीरे धीरे इन्होंने सोचा। और जो दिल्ली की गद्दी में यहाँ बैठा हुआ, बिल्कुल यहाँ दिल्ली की गद्दी में बैठा हुआ, उसका पूरे भारत पर शासन हुआ करता था। जो दिल्ली की गद्दी में बैठा हुआ करता उसके पूरा भारत, उस टाइम पे यहाँ मुगलों का शासन हुआ करता था। किसका? मुगल का। अंग्रेजी सरकार के जो सैनिक थे वे मुगलों से इतना खौफ खाते थे, उनके चरणों में जाकर माथा टेकते थे। अब सोच रहे तुम, मुगलों का इतना खौफ था। लेकिन पता क्या हुआ, 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई ना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेजी जो मुगल सत्ता थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़नी स्टार्ट होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा महान शासक नहीं आया जिसने खौफ खाते, ठीक। और धीरे धीरे दरबारों में षड्यंत्र रचने स्टार्ट हुए दिल्ली दरबार के अंदर, तो वहां वो उनकी सत्ता कमजोर पड़नी स्टार्ट हुई। अंग्रेजों का जो मेन अड्डा था वो बंगाल के अंदर हुआ था। अंग्रेजों की यह बात पता लग चुकी थी, दिल्ली की सत्ता बहुत कमजोर हो चुकी। यही फायदा, इसी का फायदा उठाकर उन्होंने राजनीतिक सत्ता को हथियाने का प्रयास किया और वो इसमें सफल भी हुए। लगभग 18वीं शताब्दी के तक आते आते अंग्रेजों ने पूरी तरह हमारे यहाँ कब्जा जमा लिया था पूरे भारत के अंदर लगभग, सही बात। लेकिन भारत के अंदर कुछ जगह ऐसी थी, कुछ जगह भारत के अंदर ऐसी थी, ध्यान से सुनना, कुछ जगह ऐसी थी जहां भारतीयों का नियंत्रण था, जहां भारतीयों का नियंत्रण था उसे भारतीय कहते थे, सही बात है, उसे कहते थे देसी रियासत, जहां भारतीयों का नियंत्रण था। कुछ जगह ऐसी थी वहां पूरी तरह कंट्रोल में था अंग्रेजों के। अंग्रेज जो चाहेंगे वो करेंगे, जिस खेत में जो चाहेंगे वो पैदा होगा, जितना चाहे उतना टैक्स होगा, उसे बोल रहे थे अंग्रेजी भारत। तो भारत 18वीं शताब्दी तक आते आते, 17वीं 18वीं शताब्दी तक आते आते, ये समझ जाओ सेंचुरी 70 और 18 सेंचुरी तक आते आते पूरा भारत दो भागों में बढ़ चुका था। कुछ हिस्से ऐसे थे जहां अंग्रेज सत्ता का शासन था, कुछ हिस्से ऐसे थे जहां देसी रियासतों का शासन था, देसी रियासत रजवाड़ों का शासन था। एक छोटा सा नरेश होगा, राजा होगा, उसके आसपास के 20-30 गांव उसके अंडर में होंगे, ऐसा पूरा भारत बढ़ चुका था। बात समझ आई बात? तो तुम्हें 17वीं 18वीं शताब्दी तक दो तरह का भारत दिखाई देंगे। कितने तरीके के? दो तरीके, समझ लो अच्छे तरीके तक। ये समझाऊंगा क्या है पूरा का पूरा, वो तो कोई भी समझा देगा। अगर वो नहीं समझ में आया जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, फिर कुछ नहीं है, सब रट्टा मारोगे टू जेड जाकर। मैं जो पढ़ाऊंगा ना उसे कभी भी कहीं भी बता दोगे उसे जाकर, कभी भी हमेशा परमानेंटली तुम्हारे याद रहेगा। बात समझ में आई बात? ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, तो धीरे धीरे मैंने कहा पूरा भारत दो भागों में बढ़ चुका था। एक तो ब्रिटिश भारत था, एक हमारा अंग्रेज, एक तो जिस ब्रिटिश भारत को औपनिवेशिक भारत भी क्या हुआ, अंग्रेजी भारत भी क्या हुआ, अंग्रेजों के शासन वाला भारत। लेकिन सारे पर नहीं आता, कुछ कुछ जगह जहां उन्होंने कोठी लगाई थी उस एक एरिया, कुछ एरिया में वो शासन करते थे, कहते हैं इतना एरिया हमारा। ये सुन लो, कुछ 3-4 फेमस जगह और तुम उनका नाम बताता हूँ जहां अंग्रेजी सत्ता का शासन था। बंगाल। अब तुम सोचते हैं बंगाल में क्या बांग्लादेश होगा? हाँ, पूरा बांग्लादेश उस टाइम बंगाल में आता था। बांग्लादेश 1971 में तो हमारे से अलग हुआ, अलग देश बना, ये पूरा बांग्लादेश ही तो पूरा का पूरा हो। उसमें उस टाइम के बंगाल में पता क्या आता था? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी हिस्सा आता था, पूरा बिहार आता था, समझ बात है, पूरा झारखंड आता था, आधा झारखंड, इस पूरे बंगाल काफी बड़ा हुआ करता था। उस जमाने में बंगाल को सोने की चिड़िया कहा करते थे। भारत बंगाल क्यों? बंगाल की धरती सोना उगलती थी, कच्चा माल पैदा करती थी बड़ी मात्रा में। पूरी दुनिया में जितना उत्पादन करते थे ना, उसका यूं समझ लो 2-3% अकेला बंगाल पैदा करता था। इतनी सुनहरी धरती थी बंगाल की, सही बात है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, गाना इसी के बेस पर बनाया गया, बंगाल की धरती के बेस पे। इतनी इस बंगाल की धरती को अंग्रेजों ने 1770 तक 68-69 तक आते आते इसे तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। और जब बर्बाद कर दिया था ना अंग्रेजों ने, क्यों कर दिया था बर्बाद? हैवी टैक्स लगाया यहाँ की जनता पर। खेत में अगर 10 बोरी अनाज पैदा हुआ ना, तो अंग्रेज पता क्या कहते? लाओ 12 बोरी का टैक्स दो। अरे 2 बोरी पड़ोसी के यहाँ से लगा देनी पड़ रही। हर किसान की यही हालत थी। 1/3 जनता भूख के बिना मर गई, भूख की मर गई। अब सोच लो, सही बात है, 1/3 जनता यहाँ की बंगाल की भूख से मर गई, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं आता। अकाल पड़ा 1770 का अकाल, कोरोना महामारी से जद भयंकर था। इतनी मौतें तब नहीं हुई होगी जितनी उस टाइम 1770 में होती बंगाल में अकेले वहीं। समझ में आई बात है? अब क्या होता था, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इतने अंडर में था, बस याद रहे ये बात है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर हुआ करता था। वो गवर्नर क्या करता था? गवर्नर जो भी बात कहता था वह यहाँ सारे सैनिकों को माननी होती थी। इस पूरे एरिया में वही काम चलता था जो गवर्नर कहता था। गवर्नर कंपनी का एक मालिक था, यूं समझ लो कंपनी का मालिक था। ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं आती, प्राइवेट कंपनी थी।
अब बहुत जरूरी थी, क्यों यहाँ के लोग हो ना, यहाँ के लोग अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत हो चुकी खराब। ईस्ट इंडिया, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने हैवी टैक्स लगाया। हैवी टैक्स लगाया तो ट्रेड भी रुक चुका, व्यापार कुछ हो ही नहीं रहा, खेती में कुछ पैदा ही नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत 1769 तक, 68, 69, 70 तक आते आते इतनी खराब हो चुकी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, या ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी, अंग्रेजी सरकार तो 4 लाख पाउंड हर साल मिल रहे थे, एक साल में 4 लाख पाउंड मिल रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजी सरकार से 1 लाख पाउंड मांगने पड़े। अब ईस्ट इंडिया जो अंग्रेजी सरकार थी ना, अंग्रेजी सरकार को फिक्र होगी, पता किस बात की फिक्र होगी? इस बात की फिक्र होगी, यार या तो कंपनी मुझे 4 लाख पाउंड दे रही थी, आज इसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी, दिवालिया हो चुकी कंपनियां, रोड पे आ चुकी है कंपनी, अरे बर्बाद होने वाली। अगर इसे नहीं बचाया, इसे रेगुलेट नहीं करा गया तो मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड में बैठ कर एक कानून बनाया। उस कानून को हम अधिनियम के नाम से जानते हैं, उसे एक्ट भी कह सकते हैं, उसे चार्टर भी कह सकते हैं। ज्यादातर अगर रेगुलेट करना, रेगुलेट का मतलब नियंत्रित करना, नियंत्रित करने के लिए क्यों जरूरत है इस पर कंट्रोल करना, क्योंकि देखो इतना हैवी टैक्स लगा रहे हो तुम यार, इसको कोई मैनेजमेंट ही नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों की सरकार के द्वारा, जो इंग्लैंड में बैठी हुई सरकार थी, उसके द्वारा कुछ अधिनियम पारित करा गया, जो अधिनियम सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल कर रहा है। 1773 में एक एक्ट पारित करके यहाँ भेज दिया उन्होंने, और यहाँ जो भेजा ना उसके अंदर जो बात लिखी हुई थी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, उसमें भर भर के पेपर में सवाल पूछो। दोबारा फिर समझ लो, मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आया वो। किताब लक्ष्मीकांत की किताब से ज्यादा बताऊंगा मैं, याद रखना बात ये, और मुझे उससे ज्यादा पता भी। ठीक, बात दोबारा फिर समझे, मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ। मैं अभी तुमसे पूछूंगा, बताओ जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, पता लग चुका। उसके बाद एक चीज धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, समय पर 20-20 साल के लिए, 20-20 साल के लिए चार्टर एक्ट आएंगे। अभी तुमसे पूछूं क्या बता रहा हूँ, 20-20 साल के लिए चार्टर एक्ट आएंगे। एक बहुत बड़ी घटना होगी 1757 में जाकर। 1757 एक ऐसा फेज आ जाएगा बीच में आकर, क्योंकि भारत के लोग सब मिलकर, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम लाए गए, कानून लाए गए, और उन कानून के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी होती थी जो भारत के लोगों के लिए सही नहीं आती, किसी भी हालत में, किसी भी वर्ग के लिए। तो इससे भारतीयों को शोषण होता था। मान लो तुम्हें कोई बात पसंद नहीं है, एक्ट में लिखी हुई भारत के लोगों के लिए थी, और हैवी टैक्स देना, तो भारत के लोगों का शोषण होता था, एक्सप्लॉइट करते थे अंग्रेज भारत के लोगों को। तो उसका क्या हुआ, भारत के लोगों ने मिलकर इनके खिलाफ एक क्रांति कर दी। 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी। अगर 1857 की क्रांति का कोई मुख्य नेता होता ना, एक मेन लीडर होता मेरे जैसा, उस दिन ही भारत आजाद होता। 100-150 साल पहले, 100 साल और बच जाते, सही बात, आज हम और डेवलप हो जाते। समझ में आई बात है, कोई मुख्य नेता होता। बहुत सारे कारण है, 1857 की क्रांति विफल होगी, अंग्रेजों ने उसे दबा दिया। जब 1857 क्रांति सफल होगी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से लोग बोर हो चुके थे, अंग्रेज की सरकार भी समझ चुकी थी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है भारत में शासन करना। उन्होंने पता क्या करा, उन्होंने कहा शासन अब हम करेंगे। 1857 के बाद अंग्रेजी सरकार ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी हो तुम, जी हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, आज के बाद शासन तुम नहीं करने के, तुम्हारी वजह से भारत के अंदर पंगे हो गए, अब हम शासन हम करेंगे। क्यों, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का काम अलग कर दिया, चुपचाप जो हम कहेंगे, अंग्रेजी सरकार ने कहा चुपचाप जो हम कहेंगे वो करो सिर्फ तुम। अब वो क्या हो गया, तो 1857 के बाद 1858 में जो अधिनियम आया, वहां सब कुछ बदल गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शक्ति थी वो कमजोर कर दी गई, और सारे का जो शासन था वो महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। जो महारानी थी वहाँ की, राजशाही थी वहाँ की, राजघराने थे, उनके हाथों में चला गया। क्राउन था, जो ताज था, जो वहाँ का राजा था, उसके हाथों में चला गया। वो पता क्या कह रहा था, ओए सुनो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों, अब वो होगा भारत के अंदर जो मैं चाहूंगा। इसलिए 1857 यानी 1858 दो फेज में बांटा मैंने। तो भारत का संवैधानिक विकास, भारत में संविधान कैसे बना, उससे पहले कौन कौन से नियम चलते थे, कानून चलते थे, उन्हें पढ़ने के लिए मैं दो भागों में बांट लेता हूँ। एक तो प्रथम चरण फर्स्ट फेज होगा, एक सेकंड चरण होगा, एक द्वितीय फेज होगा। सेकंड समझा जाएगी, सेकंड फेज होगा या द्वितीय चरण होगा, ये सर नो बात समझ में आई है। जो आज पता लगा मैंने दो भागों में क्यों करा, क्योंकि हर चीज लिखी समझ में आनी चाहिए। मैं सुनूंगा क्या बताया मैंने, सुनूंगा मैं अभी बता रहा हूँ, पहले बात समझ में आई है, पूरी कहानी समझ में आ रही नहीं ओवरऑल क्या क्या बताया मैंने। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी, है ना, चार्टर मानूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पता कब तक रहा भारत पर, 1857 तक। 1857 की क्रांति ने सब कुछ बदल दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ काट दिए। फिर अंग्रेजी सरकार ने कहा आज के बाद हम देश के, भारत के अंदर वो होगा जो हम चाहेंगे। इसलिए 1858 बहुत बड़ा फेज है। इसलिए मैंने लिखा द्वितीय चरण में ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन। इसके बाद जो भी अधिनियम आएंगे वे सारे के सारे ब्रिटिश अंग्रेज ईस्ट इंडिया वहाँ ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भेजे जाएंगे। जो इंग्लैंड की महारानी होगी, महाराजा होगा, राजा होगा, उनके द्वारा बना के हाथ शासन भेजे जाएंगे। जिसमें बात लिखी जाएगी उसके आधार पर शासन होगा। ये सर नो। अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है
1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंदर कौन कौन से प्रोविजन डाले गए थे, कौन कौन से प्रावधान थे जो बहुत फेमस और पॉपुलर भी हुए। सारा तो अधिनियम पढ़ नहीं सकते हम, कुछ 10-15 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो और एक बच्चे तक अपेक्षा करी जाए, पता होनी चाहिए उसे। अगर वो राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इनका ट्रिक्स याद कर रहे हैं। अरे चप्पलों से मारूंगा जो ट्रिक्स याद करोगे, ये अधिनियम ट्रिक्स याद करोगे? मतलब अधिनियम पढ़ने की चीज हो, याद करने की चीज हो, समझने की चीज हो। अधिनियम समझने की चीज हो, अधिनियम ट्रिक्स याद कर रहे हैं। मूर्खता, बहुत बड़ी मूर्खता। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। एक्ट, कानून, एक्ट कहो, कानून कहो, अधिनियम कहो, चार्टर एक्ट कहो, एक ही मतलब है, कुछ अलग चीज नहीं है। 1793 का चार्टर एक्ट कह दो आप, 1813 का चार्टर एक्ट कह दो, 1833 का चार्टर एक्ट कह दो, 1853 का चार्टर एक्ट कह दो। याद भी करने, समझने भी और सारे पॉइंट पता होने चाहिए। किताब की जरूरत नहीं पढ़ने की, जो मेरा नोट्स तो यही पढ़ लो भैया, पूरा का पूरा जो को। नोट्स नहीं है तो नोट्स बना लो हाथ से लिख कर, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ मिलने का ही नहीं। ये सर नो। उसके बाद द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में क्या पढ़ेंगे? 1858 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि 1857 में क्रांति हो चुकी थी अंग्रेजों के खिलाफ, बहुत बड़ी क्रांति थी, बहुत बड़ा। उस 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, बहुत बड़ा, बहुत मतलब एक बहुत बड़ा फेज था, बहुत अलग अलग प्रकार का एरा था वो पूरा का पूरा। इसे ऐसे मान सकते हैं जैसे कोरोना का टाइम है, कोरोना से पहले का टाइम, कोरोना के बाद का टाइम, ऐसा एरा था वो उस टाइम। 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं निशान लगाता चलूंगा, जिससे भर भर का सवाल पूछेगा जाता है पेपर में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, भर भर के पूछेगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, सिविल सर्विस वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 200 के दोनों। सिविल सर्विस का मतलब स्टेट पीसीएस का दे रहा हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम दो, भर भर का आसान भाषा में, उसकी 24 घंटे दिमाग को पड़ा रहेगा, ठीक। और वनडे एग्जाम वालों के लिए सीधा डायरेक्ट ही पूछ रहे हो उठा के जाकर, बहुत आसान आसान। 1909 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके लिए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ तक के इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, याद रहा ये बात है। चलो अब हम समझते हैं कौन कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1909 का बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 1909, 1935 का भी, बस एक दो मान ले, ये एक बच्चे तक अपेक्षा करी जा, उसे पता होना चाहिए इन अधिनियम के बारे में। पता लगा जो बोर्ड पे स्क्रीन लगी, जो बोर्ड पे स्लाइड लगी हुई, उसके अंदर कौन कौन सी बात इंपॉर्टेंट होगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ेंगे। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, भारत में कौन कौन सी परिस्थितियां मौजूद थी, क्या हो रहा था भारत के अंदर, वो जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। उसका तो बैकग्राउंड में पक्का बताऊंगा अभी 5 मिनट के लिए, क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये प्रावधान है इसके अंदर, तो कोई भी याद कर लेगा क्यों आया क्यों, ये पता होना चाहिए। दोबारा फिर समझा रहा हूं मैं, मैंने नोट्स में लिखा रखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, नहीं लिखा रखा है मैंने, सही बात है, तो इसलिए कह रहा है पढ़ लो, जो जो दिमाग में आता जाएगा पछता सुन लो। अब बताओ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, बता जरा, तो हिस्ट्री तो पढ़ी रखी, हाँ तो बताओ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, पढ़ा तो सारे रखा है ना। अच्छा, और 3 कारण बता दो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। अब हम यही पढ़ेंगे आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इस तरह शासन हुआ इन अधिनियम के तहत। ये एक्ट आए समय समय पर, कानून बनाए गए, 1773 में आया, फिर उसके बाद 7वें और 4वें, 7 और 4 11-12 साल बाद फिर आ गया अगला एक्ट, फिर अगले कुछ सालों बाद ये आ गया, अगले सालों बाद ये आ गया, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का, ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ठीक, याद रहेगी बात। या चलो अब जो बताओ, एक बात बताओ करें ध्यान से अच्छे तरीके से। अब हम पहले नंबर आज ही क्लास में यहाँ तक खत्म करेंगे, और कुछ चीजें ऐसी किताब के अंदर भी लिखी हुई ना, बच्चों ने पढ़ता जाएगा बोरियत पैदा हो जाएगी यार। तो चीजों का सिंप्लीफिकेशन होना बहुत जरूरी हो, साधारणीकरण। जब तक वही चीज तुम अपनी मातृभाषा में नहीं समझ में आएगी ना, तो दिमाग में बैठती नहीं, समझ में आए बात। या कितना ही फिर हाय वाए ये कुछ भी करो जाए काहे कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा आसान भाषा में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 आया, 1773 में रेगुलेट नियंत्रित करने के लिए एक्ट, नियंत्रित एक्ट मतलब कानून, अधिनियम, समझ आई बात है। कुछ बातें लिख दी गई, इन्हीं के आधार पर भारत में शासन चलेगा। और किसे कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो प्राइवेट कंपनी थी, जो अंग्रेजी सरकार को 1 साल में 4 लाख पाउंड कमा कर दे रही थी, उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी, खस्ता हो चुकी, वह ना 1 लाख पाउंड मांगने तो अंग्रेजी सरकार से मजबूर होगी। अंग्रेजी सरकार ने सोचा अगर इसे नियंत्रित नहीं करा गया ना, तो ये समझ लो हमारी खुद की हालत खराब हो जाएगी। और यह कंपनी, क्योंकि
अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार की इनकम का एक बहुत बड़ा स्रोत हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अंग्रेजी सरकार की नजर थी इस पर, अगर इसे दिवालिया होने से बचा लिया गया तो आगे जाकर हमें बहुत बेनिफिट दे सकती है, और साबित ऐसा ही हुआ। उन्होंने सीधे क्या करा, इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, इसके कर्मचारियों को कंट्रोल करने के लिए भ्रष्टाचार बढ़ चुके थे। चलो मैं 3 कारण बताता हूं तुम्हें, अगर कभी मिल जा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। अरे भाई नंबर फर्स्ट, क्यों, एक तो कंपनी दिवालिया होने की कगार पर चली गई थी। कगार पर क्यों चली गई थी ये भी समझ लो। कारण ये होता 1773 में आया, 1770 में बंगाल के अंदर, या बंगाल जो सोने की धरती कहते हैं जिसे, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था उस जमाने में, समझ नहीं बात क्या, सबसे ज्यादा पूरे इंग्लैंड में ऐसा क्षेत्र नहीं आता जैसा बंगाल में था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे बंगाल की वजह से। समझ, बंगाल की धरती कभी जाना मौका मिला ना बंगाल में, तब पता लगना वहां बंगाली लोगों ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, बंगाल के लोगों ने, बंगाल के साइंटिस्टों ने। कभी बंगाल के बारे में पढ़ने का मौका मिला तुम्हें। और ये बंगाल ये नहीं है कि आज का बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा पूरी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। प्रेसिडेंसी एक क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र मिलाकर पूरी प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। एक प्रेसिडेंसी होगी, एक प्रेसिडेंसी होगी मद्रास, एक प्रेसिडेंसी होगी हमारे पास बॉम्बे। कितनी प्रेसिडेंसी होगी? 3। तो पहले इस तरह शासन चलता था, यहाँ का भी एक गवर्नर हुआ करता था, यहाँ के भी एक गवर्नर हुआ करता था, यहाँ भी एक गवर्नर हुआ करता था। ये गवर्नर अपने यहाँ के खुद के फैसले लेने में स्वतंत्र थे, इन्होंने जो चाहा वो करना था। इन्होंने कहा चलो आज के बाद सबका, आज के बाद किसी को टैक्स नहीं देना तो किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये पहले स्वतंत्र थे 1773 तक, पहले 1773 तक पहले ये जो 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, 3 क्षेत्र थे, इनका सबका एक गवर्नर हुआ करता। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं आज के समय में, राज्यपाल। तो यहाँ का राज्यपाल हुआ करता था, राज्यपाल नहीं बोलना, गवर्नर ही बोलना, गवर्नर ज्यादा फेमस शब्द, याद रहेगी बात। इस गवर्नर तो यहाँ का वो पहला 1773 से पहले अपने खुद के फैसले लेने में स्वतंत्र था। पता क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें पता क्या कहा गया, उसमें कहा गया जो बंगाल का गवर्नर होगा वो अब जा गवर्नर नहीं होने का, वो गवर्नर जनरल होगा। पता क्या कहा, यूं कहा उसके पास इतनी शक्तियां होगी, कल को मद्रास के और बॉम्बे के गवर्नर जनरल को कोई भी फैसला लेना पहले इससे पूछना पड़ेगा, इसे रिपोर्ट देनी पड़ेगी पहले। इसका मतलब इनकी शक्ति तो दोनों की कमजोर होगी, जो मद्रास का और जो बॉम्बे का गवर्नर था उसकी शक्ति तो कमजोर होगी। इसे दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते, जो बंगाल का गवर्नर था उसकी शक्ति बढ़ेगी। अब वो बंगाल का वो गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल कहलाया। और तो अब सोचो जो बंगाल का गवर्नर होगा वो कितना खुश हुआ होगा, बहुत खुश हुआ होगा। उसका नाम बता रहा हूँ, उसका नाम है वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग भारत के इतिहास के अंदर, सुनो, भारत के इतिहास के अंदर, भारत के अंदर अंग्रेजी सत्ता की नींव रखने वाले 2 व्यक्ति थे। एक तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था और एक रॉबर्ट क्लाइव था। दो, मेरी बात, आई रिपीट माई प्लीज रिपीट माई सेंटेंस, आई रिपीट अगेन माई सेंटेंस प्लीज, एवरी कैंडिडेट लिसन मी केयरफुली। ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं भारत के अंदर अंग्रेजी सत्ता की नींव रखने वाले 2 व्यक्ति थे। एक तो रॉबर्ट क्लाइव था और एक दूसरा था हमारे पास लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। पहले गवर्नर तो पहले थे, 1772 में गवर्नर था। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उसने हाँ जी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1785 में रिटायरमेंट लेकर गया, परेशान हो गया था वो, सही बात, रिटायरमेंट लिया उसने, यहाँ उसके खिलाफ महाभियोग भी चलाया गया था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को भारत का सबसे अच्छा गवर्नर जनरल बताया जा, ये किताब नहीं मिलने का तुम, मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ी थी एक बार, समझ की बात है। और सबसे बड़ी अच्छी खास बात पता क्या है इसकी, इसने बंगाल के अंदर एक वेश्या से शादी करी थी, वेश्या। अब सोचो, अब वेश्या से शादी करना आम बात नहीं है, किसी भारत के लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि किसी वेश्या से शादी कर लेगा कोई पुरुष। और ये देख लो किसी वेश्या से शादी कर रही, मैंने किताब पढ़ी थी ना, पर इस तरह के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं, तुम्हारे इतिहास में नहीं मिलेंगे, ये इतिहास के पीछे की बातें हैं। चलो छोड़ो तुम अपने काम पा जाओ, याद रहेगी बात है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, पहला। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछो ना तुमसे, भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछो तो सुन लो पहले, अगर बंगाल को पूछो तो बंगाल को यही था। अभी भारत में इनका कब्जा हुआ। अभी मैंने इससे पहले एक सवाल बताया, तुम क्या सवाल बताया, भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रखने वाला अगर कोई व्यक्ति था, क्या नाम बताया मैंने अभी, 2 व्यक्ति नाम बताए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 85 तक रहा, 85 के बाद इसने रिटायरमेंट ले लिया। कभी किसी जमाने में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ना यहाँ कंपनी में 1952 के 1752-50 के आसपास कलर के रूप में काम कर रहा था। और कलर तो बेचारा धीरे धीरे ग्रोथ करता कहाँ देखो बेंगलोर का गवर्नर जनरल बना, धीरे धीरे टाइम लगा संघर्ष करते हो। कभी कलर का काम कर रहा था, बस लेखक का, टाइपिंग का काम कर रहा था, समझ लो बस।
इस कंपनी के अंदर छोटा सा कर्मचारी था और धीरे धीरे 20 साल बीते 20 30 साल के बाद उसकी ग्रोथ देखो कहाँ गई। 1773 में आकर वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसे कितना बड़ा पद मिला किसे उस लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को। और आया था क्या करने, अब आया क्या कर क्या रहा, समझ गए। पूरा बंगाल का गवर्नर जनरल, पूरे भारत के अंदर सबसे सर्वोच्च व्यक्ति बन चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग की बात बता रहा हूं मैं तुमको, समझ आई बात है, पता लग चुका। अब हम क्या करने वाले, अब हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पता लग चुका तुम। अब मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की दूसरा कारण बताता हूँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहले तो पता लग चुका, बंगाल में अकाल पड़ रहा था। अगर तुमसे पूछने लगोगे बताओ, यही सवाल ले दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। पहला कारण दे दिया 1770 के आसपास ही तो आया, 1770 का बंगाल में अकाल पड़ना, तो आंसर सही है, हाँ सही है। दूसरा एक स्टेटमेंट तुमने दे दिया कि बताओ 1700 एक स्टेटमेंट तुमने दे देगा जाकर बताओ अंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्ल मैसूर युद्ध पता क्या है, 3 सालों तक कंपनी 1767 से लेकर 1770 तक, 1767 से लेकर 67 68 69 67 हुआ 68 हुआ 69 हुआ 1767 68 69 3 सालों तक जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ मैसूर वालों के साथ, कहाँ पूरा एरिया योरा मैसूर का, मद्रास के आसपास यहाँ कर्नाटक मैसूर पड़ा, यहाँ हैदर अली शासक था, उस हैदर अली के साथ 3 साल तक लड़ाई करी, जीतता कोई नहीं। और ये लड़ाई में पैसा तो खर्च होगा ही दबाएगा, बंदूक गोले बारूद सब ये सैनिक मारे जाएंगे, उन्हें खाना चाहिए होगा, पैसा खर्च होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा पैसा यहाँ खर्च होगा। हालत क्यों ना खराब होती है उसकी। ये 2 कारण पता लग चुके। पहला 1770 का बंगाल में अकाल पड़ा, दूसरा कारण पता लग चुका तुम अंग्ल मैसूर युद्ध। पहला 3 अंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहला जो अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था 1767 68 69 70 में, 67 68 69 में हुआ, और उसमें ना अंग्रेजी सत्ता का बहुत सारा पैसा खर्च होगा था। 2 कारण होंगे, कितने कारण होंगे बताओ। तीसरी बात बता क्या थी, जो यहाँ के कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो कर्मचारी सैनिक काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी। जब तनख्वाह नहीं बढ़ रही तो भ्रष्टाचार फैल गया। फिर जब भ्रष्टाचार फैल गया ना, फिर क्या करते, फिर जब भ्रष्टाचार जिस कर्मचारी को लगता था जहाँ तक चाहता था वहाँ तक पैसे लूट लेता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान होता, ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने की कगार पे आएगी। मैं कहने लगी लड़की दिवालिया होगी, तो दिवालिया होने का मतलब पता क्या है, इसके पास 1 भी रुपया नहीं बचा, अब ये रोड पर रह रही है, घर में मिलना नहीं। सही बात है, ये दिवालिया होने का मतलब कंपनी का ये हालत हो चुकी थी। तो कंपनी क्या हो चुकी थी, लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। दिवालिया हुई थी नहीं, दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी कंपनी, हालत खराब। अब देख लो कंपनी 1000 पाउंड मांग रही ब्रिटिश सरकार तक, समझ गए। इतनी बात बताओ, समझ आई। 3 कारण पता लग चुके, तीनों कारण बता दोगे, तीनों कारण बता देना क्या क्या बताया फटाफट इतनी स्पीड। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने के 3 कारण बताओ मुझे। पहला कारण है जो बंगाल में अकाल पड़ा था 1970 के आसपास। 1970 नहीं 1770 के आसपास जिन्होंने जाती है बता। जो अकाल पड़ा था एक तो वो कारण था। हाँ, और दूसरा था जो अंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। हाँ, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध था, 3 अंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। बच्चे के दिमाग में छप जाना चाहिए, एक बार टीचर ने बताया। अच्छा, उनकी वजह से भी ये रेगुलेटिंग किसके साथ हुआ था वो, कहाँ हुआ था वो, मैसूर में। मैसूर में किसके साथ हुआ था वो, वहाँ शख्स कौन था अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, हैदर अली। हैदर अली उसके साथ युद्ध, कितने साल तक युद्ध चला, 3 साल तक। निष्कर्ष निकला कुछ, निष्कर्ष नहीं निकला, पैसा खर्च होगा नहीं सरकार का, समझ नहीं बात है। तीसरा कारण क्या बताया मैंने भी, तीसरा चरण क्या चाचा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार था नहीं था, ये सर नो 3 कारण हो चुके। अच्छा, अब मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ये सेक्शन में कल समझाऊंगा। अब मैं इस वाले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे आ रहा हूँ और डिटेल से समझाता हूँ, ताकि तुम दोबारा इसके रट्टा ना मारना पड़े, नहीं तो बहुत रटोगे इसके बारे में। और जब भी बदल बदल के पूछा ना सवाल, तभी तुम मारे जाओगे। अब यहाँ इसे साफ कर रहे हैं यहाँ तक। अब आगे हम एक एक करके एक अधिनियम को उठाएंगे, एक एक एक्ट को उठाएंगे, एक चार्टर एक्ट को उठाएंगे और उसकी सारी विशेषताएं पढ़ेंगे, याद करेंगे तुम इससे दिमाग में भी रहेगी, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। वो बहुत जरूरी हो यार, आ जाओ ध्यान से, जब तक सीधे होकर बैठ वाले अपने सारे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पता लग चुका है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कारण पता लग चुके। हेलो, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, पहले हेडिंग यही बनेगी, उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है इसका पता लग चुका। इसका बैकग्राउंड क्या है, समझ नहीं बात है। जब इसका बैकग्राउंड मैंने बताया तुम क्या क्या कारण पता लग चुके। इसका कारण इसका क्यों आया, 3 कारण बताया, पहला दूसरा तीसरा। पहला कारण मैंने तुम्हें बताया, बताओ पहले क्या, अकाल पड़ा। अकाल क्या पड़ा, अकाल कहाँ पड़ा, 1770 में पड़ा। कहाँ से पड़ा, बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर, बंगाल जिसे बंगाल कहते थे, बंगाल एक ही मतलब है, समझ बात है। दूसरा कारण क्या बताया था, दूसरा कारण फास्ट, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम
प्रथम अंग्ल, अंग्ल का मतलब अंग्रेज, अंग्ल, मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, युद्ध, याद आएगी बात यार। तीसरा नंबर बताओ, तीसरा नंबर क्या? भ्रष्टाचार, 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 करप्शन देखो कितना बढ़ा था। ये तीनों कारण थे इसके, याद रहेगी बात यार। तीनों कारण होने के बाद अब हम समझेंगे जो एक्ट आया था। हाँ चलो सर, एक्ट तो चला आया सर, इस एक्ट के अंदर क्या बात लिखी हुई थी, विशेषताएं क्या थी, प्रावधान क्या थे, उद्देश्य क्या थे, प्रोविजन क्या थे, जो जो प्रोविजन डाले गए थे वो बताओ। ध्यान से सुनने ना मुझे अच्छे तरीके से। प्रावधान क्या थे इसके, प्रावधान क्या थे, क्या क्या प्रोविजन थे इसके, पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर एक कर कम समझेंगे अच्छे तरीके से। ये सर नो ठीक। पहला कारण, पहला देखो यहाँ नोट्स में देंगे, यहाँ देखो, यहाँ तो मुझे ध्यान लगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था, इससे पहले क्या हुआ करता था, एक बंगाल का गवर्नर था, एक हमारे पास मद्रास का गवर्नर था और एक हमारे पास बॉम्बे का गवर्नर था। सबका अलग अलग गवर्नर हुआ करता था और सब अपने कार्यों में स्वतंत्र थे, अपने निर्णय खुद लिया करते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, अंग्रेजी सरकार ने सोचा भाई इन्हें नियंत्रित करना बहुत जरूरी, कल को जाकर यहाँ की हालत खराब हो जाए, यहाँ की हालत खराब हो जाए, किसी भी हालत खराब हो सके, ये कंपनी दिवालिया हो जाए। ये भी ईस्ट इंडिया, यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए पहली बार नियंत्रित कर रहे हैं, ये भी पेपर में सवाल पूछा जा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पहली बार अगर नियंत्रित करा गया, किसने नियंत्रित करा? नियंत्रित करा अंग्रेजी सरकार ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत करा। पहला प्रावधान डाला गया, सुनो भाई कौन हो तुम? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, क्या करते हो तुम? ये मैं बंगाल का गवर्नर हूँ। अच्छा बंगाल का गवर्नर हो तुम? देखो बंगाल के गवर्नर को क्या कहा है, ये बंगाल का गवर्नर था, ये बंगाल का गवर्नर, ठीक ठीक, ये मद्रास का गवर्नर है, ये बॉम्बे का गवर्नर है। इन दोनों को रिपोर्ट करनी पड़ेगी भैया, इसको कुछ भी काम करना पड़ेगा ना, इनकी विधायी शक्तियां इसके हाथ में चली गई सारी की सारी, इसकी पावर छीन ली गई और इन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा किसे? बंगाल के गवर्नर को। अब बंगाल का गवर्नर गवर्नर नहीं रहा, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया। याद रहेगी बात है। पहला इसमें इसके तहत करा गया, जो बंगाल का ना, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर क्या बन गया? गवर्नर जनरल। क्या बन गया? कहां का? भारत का? बंगाल का? बंगाल का, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। अच्छा यहां तो भी दिक्कत नहीं है। जब जो गवर्नर जनरल बन ही गया, इसका मतलब कहने क्या बताता हूँ, इसका मतलब बताने तो इंपॉर्टेंट बात हो तो जो बताने जा रहा हूँ कि आगे भी काम आ गई, वाह बार बार समझ में नहीं आती बच्चों की, सुनूंगा मैं क्या बताया अभी, ध्यान तो सुन लो अच्छे तरीके से। अब जो क्या होगा, बंगाल बॉम्बे गवर्नर होगा, मद्रास का गवर्नर होगा, दोनों क्या करनी पड़ेगी? रिपोर्ट। किसे रिपोर्ट करनी पड़ेगी? याद रहेगी बात है। अब इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं तुम, एक को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक पद बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, COUR, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसे बोलते हैं संचालक मंडल, संचालक मंडल। इसमें 24 सदस्य नियुक्त करे गए और ये ना ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्त करे गए, अंग्रेजी सरकार के द्वारा नियुक्त करके तब यहाँ 24 सदस्य भेजे गए। 24 सदस्य इन्हें रिपोर्ट करनी पड़ती। इन 24 सदस्यों को बताना पड़ेगा तुम भारत में क्या कर रहे हो, और रिपोर्ट कौन कर रहा है? बंगाल का गवर्नर जनरल। ध्यान से सुन लो, क्योंकि पेपर में सवाल यहाँ से इतने डेप्थ जा रहा है यार, वो पेपर में सवाल पूछने कि कौन था क्या था। अभी तुमसे सुनूंगा क्या बताया मैंने। अंग्रेजी सरकार ने 24 सदस्य नियुक्त करके भेजे, जिन्हें हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हम परिसंचालक मंडल कहते हैं, संचालक मंडल, भारत को संचालित करने वाले। इन्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बंगाल का गवर्नर ने रिपोर्ट देगा इसे यार, ये सर नो। इसके लिए अभी से ना यहां करके लिख देता हूं, मैंने कहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल कह दो। इसके नीचे हमारा कौन है? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। याद आएगी बात है। अब उसके इसके नीचे ना, इसके नीचे आसपास गवर्नर जनरल होगा। जो गवर्नर जनरल कहां हो? बंगाल का नहीं है, कहां का हो? अब इसके नीचे इसके अधीन किसे किसे कर देगा? दोनों कर देगा। एक तो हमारे पास बॉम्बे का होगा, बॉम्बे का, एक कहां का होगा? मद्रास का होगा। ये दोनों किसे रिपोर्ट देंगे? इसे रिपोर्ट देंगे, किस? गवर्नर जनरल को। कोई भी फैसले ले सकते चाहे, जो कोई भी फैसला लेंगे उसे लेंगे। तो तुम बताओ यहाँ इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत तुम्हें इंपॉर्टेंट बात जो पूछ रहा हूं, इस एक्ट के तहत सारी पावर उसके पास चलेगा नहीं। तो एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है नहीं है, सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है नहीं है। ध्यान तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यह सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है नहीं है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा नहीं जा रहा। कल को ऐसा सवाल पूछ लिया उठाकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया, इसका मतलब ज्यादा पावर केंद्र के सेंटर के पास होगी, केंद्र मजबूत नहीं है तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा गया, पावर को बांटा नहीं गया, चीजें सारी शक्ति एक ही जगह केंद्रित हो चुकी, इसे कहेंगे सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या बताया मैंने, बताया करें अभी मैंने कौन सी लाइन बताई, मैंने क्या बताया अभी, जल्दी बता दो तेज स्पीड से। हाँ, दो प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास, हाँ जल्दी बताओ, किसी और नंबर लगाता हूँ, जल्दी बताओ कौन देंगे, गवर्नर यहाँ के। अच्छा अभी मैंने जो लाइन बोली इसके बाद बताओ मुझे क्या बोल रहा है। हाँ, भारत के अंदर जो हो इस अधिनियम के तहत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, सही बात है, क्योंकि ज्यादा पावर किसके पास होगी, सेंटर के पास, और सेंटर तो इस टाइम सेंटर में कौन, बंगाल का गवर्नर जनरल, यस और नो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पता लग चुका है कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यस और नो। अब यहां ध्यान से सुनो, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा ना, इस एक्ट में एक बात और लिखी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा ना, उसकी साथ ना वो अकेला फैसले लेने का ना, एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और 4 सदस्य और वे भी ब्रिटिश की संसद नियुक्त करके भेजेगी, ब्रिटिश की संसद भेजेगी उन्हें 4 सदस्यों को। अभी 4 सदस्य, एक तो खुद ही होगा और ये 4 सदस्य होंगे, और तो 1 और 4 टोटल कितने मेंबर हो गए, 5। अब कुल को कुछ भी फैसला लेना हो यहाँ के, चलो मान लो यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगा यार मुझे अपने यहाँ टैक्स बढ़ाना, तो टैक्स खुद नहीं बढ़ा सकता, अब बताओ किसे बताना पड़ेगा सर, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट बंगाल का गवर्नर जनरल अकेला नहीं फैसला लेने का, 4 व्यक्ति और बैठे हुए, इनसे पूछेगा बंगाल का गवर्नर जनरल, हाँ भाई यार वो बॉम्बे का जो गवर्नर है वो कह रहा है मैं टैक्स बढ़ाना चाह रहा अपने एरिया के अंदर, बताओ टैक्स बढ़ा दूंगा। उसमें से 3 बंदों एक तरफ, ज्यादा बंदे एक तरफ चले गए, मैं अकेला बंदा हूँ, ये 4 बंदे बैठे हुए, 3 बंदे एक फैसले की तरफ हो गए, तो इसका मतलब जो 3 बंदों ने बात कही मैं भी वही मान लूंगा, मैं भी, इसका मतलब लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा, ये तो डेमोक्रेसी हो। दोबारा फिर समझ लो मैं क्या कहना हूँ, यहाँ से सुनो अच्छे तरीके से, बताया मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनो, मैंने डिटेल से समझाऊंगा, मैं जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, पता क्या बताया मैंने अभी, जो बंगाल का गवर्नर और 4 सदस्य कहाँ आए हैं, अंग्रेजी सरकार, इंग्लैंड की सरकार, जो इंग्लैंड की सरकार है ना, उसकी सरकार के द्वारा नियुक्त करा गया है, इन्हें अपॉइंटमेंट कर दो, यहाँ भेजा गया है, अपॉइंट कर दो, यस और नो, इन्हें इनकी नियुक्ति कर दी गई यहाँ से अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और इनकी 24 सदस्यों के भी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य है, याद रहेगी बात, संचालक मंडल में, पता लग चुका। अभी मैं क्या बताया मैंने, जल्दी बताते स्पीड, ये 4 सदस्य कहाँ था, 4 और 1 5 क्या करेंगे, इसे पता क्या बोल लेंगे, ये 5 सदस्य इन दोनों को मिला क्या बनाएगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल या गवर्नर जनरल की परिषद बोल रहे हैं, 5 सदस्यों को मिला क्या बोल लेंगे। अब बताओ गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होंगे, गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने सदस्य होंगे, भारत में कोई भी फैसला लेना हो ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने बंदे लेंगे सदस्य, 5, यस और नो, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था उसका क्या नाम था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, याद रहिए बात है, कब बना, 1773 में, यह बात कहां लिखी हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ये यहाँ स्टार्टिंग में जो मैंने तुम्हें समझाया समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो पहला प्रावधान डाला गया वो पता लग चुका, किसकी शक्ति बढ़ गई, किसकी शक्ति पता लग चुका, ज्यादा पावर किसके पास चली गई, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, पता लग चुका, याद रहिए बात, या कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक। अब हम कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अब लेके चलते कहानी को आगे बढ़ लेके, कोई प्रॉब्लम पता लग चुका। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे, 5 सदस्य, अन्य कार्यकाल पता था कितने साल का था, कितने साल का था, 5 साल का कार्यकाल, कितने का, 5 साल तक यही रहेंगे सदस्य, इन सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का था, समझ में आई बात है। कल को सिविल सर्विस में उठाएगा ऐसे सवाल पूछ रहे, आजकल पीसीएस भी बहुत तेज हो चुके, सही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही बात, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 17 कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, वो रिलेटेड टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऐसा करेगा। अब सवाल पूछेगा तुमसे, बताओ कि इस समय जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, परिषद थी, उसमें 5 सदस्य हुआ करते थे, आपका स्टेटमेंट होगा हाँ सही, 5 सदस्य हुआ करते थे, ठीक, याद रहेगी बात है। अगर सवाल बदल देगा ना, थोड़ा सा सवाल बदलेगा तो घुमा फिरा तुम खुद ही समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है। अब आगे चलूं मैं, अब बताओ मुझे
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अगर मद्रास के गवर्नर को यहाँ के आसपास के जो लोकल व्यक्ति हो, मद्रास का गवर्नर नहीं है और यहाँ से उसे ना हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर रही, तो स्वयं संधि कर लगा हुआ, किस तो पूछना पड़ेगा, पता लग चुका ना। 1773 पहले संधि कर लेता, हाँ क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता, अपने कार्य करने में स्वतंत्रता हो। यस और नो, इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही, लोग कर दूं सारी बात। वीडियो दोबारा देख कर अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर लियो, नहीं है तो पहले समझा रहा हूं, हटा दो सर। चलो दूसरा प्रावधान, दूसरा प्रावधान ध्यान से सुनो, दूसरा प्रावधान क्या क्या करा गया। तो बताओ, जो यहाँ कंपनी का संचालक मंडल था उसमें कितने सदस्य थे संचालक मंडल में? 24। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे? इतनी बात बताओ, याद रहेगी नहीं आएगी? ठीक, 24 सदस्य मतलब ना 1/4 सदस्य हर साल अवकाश ग्रहण कर लेते। ध्यान से सुन लेना, 24 सदस्य थे, कितने थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसमें कितने सदस्य थे? 24 का बताओ, 1/4 निकाल लो, 1/4, 4 6 24, 6 बंदे हर साल छुट्टे पे चले जाते, उनकी जगह नए बंदे जाते। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में हर साल 6 बंदे नए आते, 6 बंदे चले जाते, 6 बंदे फिर नए आते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, वो बिल्कुल एक नया बना रहता, बिल्कुल उसमें भ्रष्टाचार के कम चांस होते। दोबारा फिर समझ में क्या कह रहा हूँ, क्या बताया मैंने अभी? मैंने कहा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, उसमें 24 सदस्य थे, 24 मतलब 1/4 बंदे हर साल अवकाश ग्रहण कर लेते। यानी कितने बंदे अवकाश ग्रहण कर लेते? 6 बंदे। याद रहेगी बात, इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने तुमको। क्या बताया मैंने, जल्दी जल्दी बता देते स्पीड से भी। आपने बताया कि जो 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उसमें से 1/4 बंदे ना वो अवकाश ग्रहण कर लेते हर एक साल के बाद। हाँ, इसका मतलब कितने बंदे? 6 बंदे। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? आज घर जाके वीडियो दोबारा देखनी, जो नोट्स नहीं है, नोट्स के अंदर नहीं है, उसे चुपचाप वहीं ठाके जाकर ऐड ऑन करना, उसी के साथ रिवीजन होगा। बात समझ में आई? बात थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तुम। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अच्छा बताओ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके लिए जो परिषद बनाई गई थी उसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल को मिलाकर टोटल कितने जाते थे? 5। याद रहेगी बात। उसका कार्यकाल कितने साल का था? शाबाश, वेरी गुड। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल याद होगे? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? सर्च करो, कर लो जल्दी सर्च, खाल तार दूंगा। वॉरेन हेस्टिंग, सर्च करो। चलो ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था ना, रॉबर्ट क्लाइव पहला था। ठीक, अगर गवर्नर जनरल पूछो तो वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। अब हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ तक क्लियर हो चुका? सारा मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सारा सुनूंगा रैंडमली उठाकर, कौन से एक्ट में क्या बात थी। जब तक ये 53 तक याद नहीं हो जाते, आज की क्लास छुट्टी होती है ना बात, है कल को आते ही सारे इधर वाले सारे निपट गए। ठीक, पढ़ाई ही ऐसे हो, वैसे कायदे की बात तो तुम्हें सारे याद होने चाहिए थे, हकीकत बात तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मतलब हटा दो सब, भूल तो जाने का सर, मैंने सारा मिटा दिया, दिमाग में छप जाना चाहिए अच्छी तरह। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, और कुछ भी तो करा गया था इसके अंदर, और क्या क्या प्रावधान करे गए थे? जरा मुझे एक आधा प्रावधान और याद दिला दो जरा। इसमें अब तक भारत के अंदर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं आया था। इसे ना जो एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें अपनी भाषा में भारत पर कंट्रोल करने के लिए भारत का पहला अंग्रेजी सत्ता के द्वारा बनाया गया संविधान मानता हूं। संविधान ही नहीं समझ में आया तुम्हारे पास? क्या कहा मैंने? मैं अपनी भाषा में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को अंग्रेजी सत्ता के द्वारा कंट्रोल करने के लिए, भारत के लिए पहला संविधान मानता हूं। भारत को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजी सत्ता के द्वारा बनाया गया। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? यस, एक तो ये पता लग चुका। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान थे, और भी प्रावधान थे इसके अंदर। और क्या प्रावधान थे? इसमें एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कह देंगे। और ये सर्वोच्च न्यायालय पता कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता के अंदर। बेंगोल वहीं तो पड़े कलकत्ता के अंदर। और जो कोलकाता के अंदर ये बनाया गया, कहाँ बनाया गया? कोलकाता के अंदर। कौन सा कत्ता? कोलकाता। कौन सा कत्ता? क्या बनाया गया? एक सुप्रीम कोर्ट। अब लोग सोचे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम होगा, इसके बाद जिन्हें जो फैसला दे दिया वही मान्य होगा। लेकिन दिक्कत पता क्या थी? जब इसके अंदर भारतीयों का मामला आता था
जब अंग्रेजों का मामला आता था, अंग्रेजों ने, ये लड़की अंग्रेज है, इसने कोई अपराध कर दिया, इसने ना इस लड़की का मर्डर कर दिया, सही बात है, क्योंकि इसने इसकी बॉयफ्रेंड पर कब्जा कर लिया था, इसने इसका मर्डर कर दिया, जब मर्डर कर दिया तो इसके जो खिलाफ, लेकिन यह अंग्रेज है, अब लड़की इंडियन है, अब इसका मामला गया वहां से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और जब इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ना, तो पता क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसका मामला ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अरे हमारा फैसला सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च नहीं है इसका फैसला, चलो जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, इसे सजा सुना दी 5 साल की सजा सुना दी इसने, या खुश नहीं है, अब ये अपील करेगी वहां प्रीवी काउंसिल में, लंदन के अंदर प्रीवी काउंसिल पड़ा था, उसमें अपील करी जा सकती थी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट, फिर ये कहेगा सुप्रीम कोर्ट, ये तो अंग्रेजी सत्ता का हक होगा ना एक प्रकार का, पता लग चुका ना क्या कह रहा हूं मैं, अगर क्योंकि जब अंग्रेजों का मामला आ जाता था तो वे अपने मामले को ना उठा कर वहां लेके जाते थे लंदन में, और हमारे फैसले नहीं निपटा जाते थे सारे के सारे। अब सोच लो, इसे कहते हैं भेदभाव, शोषण कहते हैं, तो शोषण हो रहा था, और जितना हो कर सकते थे, जो अत्याचार कर सकते थे उन्होंने कराया था। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और ये सुप्रीम कोर्ट था, ये इसकी डेट भी पूछी जा, ये कब स्थापित हुआ बताओ, 22 अक्टूबर 1774 को, प्रावधान करा था 1773 में, लेकिन जो कोर्ट बनकर तैयार हुआ 22 अक्टूबर 1774 को, और इसका एक न्यायाधीश बनेगा, जज बनेगा, पहला जज बनेगा, लॉर्ड इम्पे नाम था, लॉर्ड इम्पे इसका पहला नाम था, जो इसके पास मुख्य न्यायाधीश बने, इसके अंदर चीफ जस्टिस बने, क्या बने, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है तो एक प्रकार का, कौन बने, उनका नाम था लॉर्ड इम्पे, याद रखिए बात है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम नहीं था, उसके खिलाफ भी अपील करी जा सकती थी, लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील करी जा सकती थी, मैंने तुम्हें केस भी बता दिया, समझिए बात, कोर्ट बनकर तैयार हुआ था कब, इसे ना 22 अक्टूबर 1774 में इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी थी, मैं भी इसे देखने गया था कुछ दिन पहले ही, याद रखिए बात, ये क्या हमारे पास, ये सीजीआई है, क्या है सीजीआई थे, इसके कौन थे, लॉर्ड इम्पे, यहां तक बात समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट कुछ भी सुन सकता हूँ, नेक्स्ट, और एक आधा और जिन्हें में याद दिलाओ मेरे यार, इतना ही था क्या इसमें, इतना ही था, और नहीं है सब कुछ, क्या कहा गया, मतलब 20 वर्षों का मोनोपोली दे दी गई, इस एक्ट में पता क्या लिखा गया, कंपनी को ये कहा गया 20 सालों तक तुम एक अधिकार तक कर सकते हो, 20 सालों तक तुम्हारे अलावा भारत में को और कोई ट्रेड नहीं करने का और कोई व्यापार नहीं करने का, तुम्हारी खुद की मोनोपोली होगी, तुम्हारा खुद का एक अधिकार होगा, बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनूंगा मैंने क्या लाइन बताई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार की प्राइवेट कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी को जरूरी होगा था रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, रेगुलेट कर दिया 73 के तहत, 20 सालों तक तुम अधिकार दिएगा, 20 सालों के बाद हो सकता हम दूसरी कंपनी को भेज दें, वह बात अलग भेज जानी, सही बात है, हो सकता है दूसरी कंपनी को हम अधिकार दे दें, वह बात आगे जाकर दे भी दिया अधिकार, दूसरी कंपनी को आने की परमिशन भी दी थी, पहले दूसरी कंपनी नहीं आ सकती थी, क्यों, इसकी मोनोपोली थी खुद की यार, एक अधिकार था इसका 20 सालों तक का, याद रही बात है, जितने प्रावधान पेपर पर सवाल क्या था पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी बात है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कर रखी थी, कौन सी नहीं कर रखी थी, इसलिए सारे प्रावधान याद होने चाहिए, खास 5, 7, 10 बातें याद होनी चाहिए, इस एक्ट में करा गया था, इस एक्ट में करा गया था, इस एक्ट में करा गया था, और सब नोट्स में लिखा होना चाहिए, ये सर नो नहीं है तो लिख लो चुपचाप जाकर, और बताओ इसके अंदर और कुछ खास बात हो तो दिखाई देती हो, बताओ जल्दी फटाफट, जो कंपनी के अंदर कर्मचारी थे ना, सुन लो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर्मचारी थे, और बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो कर्मचारी थे ना, सुन लो, इस कंपनी के कर्मचारियों पर भेंट गिफ्ट होगा, उपहार लेने पर रोक लगा दी थी, कोई भी निजी गिफ्ट नहीं दे सकता, मान लो ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से, ये लड़की ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाली कर्मचारी है, और मैं भारत का रहने वाला, लेकिन ये अंग्रेजी सरकार है, ठीक, अब मुझे इसके घर जाकर मुझे गिफ्ट देना, ले तेरा हैप्पी बर्थडे था, आज तू गिफ्ट पकड़ ले 2 धड़ी आलू, समझ में की बात है, ठीक, तो मुझे अंग्रेजी सरकार को डर था, कल को यह मेरे पक्ष में आकर ना, या जिसे गिफ्ट मिला है भारतीय के पक्ष में आकर, ठीक, और जो उनका साथ दे सके, क्रांति में उनका साथ दे देगी, हो सकता है धोखाधड़ी कर देगी, काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर रही है, हो सकता है इससे मेरे प्रति सिंपैथी क्रिएट हो जा, नहीं बात है, अगर मेरे प्रति सिंपैथी क्रिएट होगी तो ये समझ जाओ भ्रष्टाचार कर सकती है, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इसके तहत, अंग्रेजी सरकार थी जब दिन बना के भेजा, गिफ्ट लेने देने पर, निजी प्राइवेट गिफ्ट लेने देने पर रोक लगा दी, कितने तेज थे देख रहे अंग्रेज, समझ ही बात है, तो गिफ्ट पर क्या लगा दी गई, गिफ्ट पर रोक लगा दी गई, अगर बेटा कोई गिफ्ट नहीं लेना आज के बाद, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, अब कंपनी को पता क्या करना होगा, अब कंपनी को, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, सैन्य मामले, सेना कितनी, काम कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा काम, कितने सैनिक चाहिए, इसकी पूरी जानकारी अब अंग्रेजी सरकार को देनी पड़ेगी,
इस अधिनियम में प्रावधान करा गया। आज घर जाके वीडियो दोबारा देखनी, सारी बातें लिखनी है, शून्य काम होगा। कितना टैक्स तुम कलेक्शन हुआ, सारा हिसाब दे लाओ। अंग्रेजी सरकार को देना पड़ा, पहले नहीं देने। 1773 तो पहले पहले कुछ हिसाब नहीं है, अब सारा हिसाब एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा अंग्रेजी सरकार को। कितनी सेना तुम्हारे पास, कितनी कम, कितनी ज्यादा, कितनी बढ़ानी, कितनी रखनी, सब अंग्रेजी सरकार को बताना पड़ेगा। कंपनी तुम अंग्रेजों की हो, सही बात है, भले ही तुम प्राइवेट हो तो तुम अंग्रेजी, ये मत बोलो तुम हमारे देश में रहते हो, अंग्रेजी सरकार का कहना है, समझ बात है। लेकिन सवाल पता क्या है, इस एक्ट के अंदर भी कुछ कमियां थी, और जानते इसकी कमियां क्या थी? ठीक, इस एक्ट के अंदर भी कुछ कमियां थी। पहला एक्ट तमीज से पढ़ लो, बाकी तो बहुत आसान है, पता लग चुका। इसके अंदर लिमिटेशन कहते हैं, इसके अंदर दोष कहते हैं, लिमिटेशन कहते हैं। क्या दोस्त है इसके अंदर, आओ समझते हैं इसके अंदर क्या दोस्त है, क्या कमी थी इसके अंदर। पहला, जरा एक बात बताओ, अगर एक कमी आती है इसके अंदर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी तो सबसे ज्यादा मजबूत होगी, इनकी तो कमजोर हो ही गई, ये तो अपने फैसले लेने में स्वतंत्र नहीं आते। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी कि जो ना जो बॉम्बे था और जो मद्रास थे, उनके जो गवर्नर थे उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया गया, अर्थात विकेंद्रीकरण शक्ति को कमजोर कर दिया गया, विकेंद्रीकरण को कम बढ़ावा दिया गया। और जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने का ना, तो शासन में भ्रष्टाचार होना तय है, याद रखो बात ये। यस और नो? और बताओ क्या कमी थी इसके अंदर। एक बात बताओ, अगर इसमें एक काउंसिल बनाई गई थी, 5 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी, 5 सदस्य गवर्नर जनरल को मिलाकर। अब 5 सदस्यों की जो परिषद थी अपने खुद के कानून बना रहे, इनको सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा है, ये अपने खुद के कानून बना रहे, दोनों के कानून आपस में टकराने लगे। यहाँ भी विवाद, बहुत बड़ा विवाद हुआ करता था। इसमें इस अधिनियम में साफ नहीं कर रखा था कि किसके पास कितनी पावर होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी पावर होगी और इसके पास कितनी पावर होगी। बनाते बनाते भूल गए होंगे लिखना से, समझ में आई नहीं क्या मैंने क्या कहने की कोशिश कर जा रहा हूँ। जब एक्ट बना के भेजा गया तो सुप्रीम कोर्ट की कितनी पावर होगी, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाने में लगा हुआ, ये गवर्नर जनरल की जो परिषद में फैसले ले जा रहे वे अपने फैसले सुनाने में लगे हुए, तो इन दोनों पावरफुल कौन, सब बट्टा गायब सबका, सही बात है। इसके 2 से लिमिटेशन है इसके। और बताओ दूसरा, भ्रष्टाचार तो फैल ही गया था, मैंने तुम्हें बताया था। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कोई प्रॉब्लम? घूसखोरी फैलने लगी थी। इसके बाद पता क्या हुआ, इन सारी कमी जो रह गई थी यहाँ से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए 1784 का, ये तो देख लो 73 में 7 जोड़ो कितना जाएगा 10, मतलब 80 हो जाएगा, 80 चाहे 84 यानी 14 साल बाद, 7 मान लो, 7 और 4 11 12 साल बाद एक नया एक्ट आया, उसका नाम था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्यों आया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, उन कमी को साइड में करने के लिए, दूर करने के लिए हमें 11 साल बाद ही अपना एक्ट बदलना पड़ा, कानून बदलना पड़ा हमनी अंग्रेजी सरकार को, और उन्होंने बना के भेजा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिछले साल छोड़कर सिविल सर्विस में सवाल था इसका, आते रहते सवाल किसी न किसी पेपर में, सही बात है, हटा दो। चलो अब इसके बारे में कुछ भी पूछ लूंगा तुमसे, कुछ भी। मैं 1773 का, जैसे मैं 1773 का पढ़ा ना, 1774 पे चला गया, मैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पे चला गया, 73 की सारी बात पूछ लूंगा, ध्यान तो सुन लियो अच्छे तरीके से। अब अगली हेडिंग बनाने जा रहा हूं मैं, पढ़ना पड़ता भाई। दूसरे नंबर पे चले जाओ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट मतलब कानून। अच्छा, इसमें कुछ खास बात कर दी होगी। पहला पॉइंट क्या है, 1773 के अंदर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लेकर आए। पहली बात पता लग चुकी, पता लग कोई प्रॉब्लम? और कमियां तो पता लग चुकी, 1784 के 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या कमियां थी पता लग चुकी। बताइए करे क्या कमियां थी, थोड़ी पहले बताइए मैंने। बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, हाँ, और जो सुप्रीम कोर्ट था, हाँ, ये फैसलों के बीच ही टकराव हो जाता था, तो उनकी शक्तियों को परिभाषित नहीं किया जाता इसमें। बस बस बस। उनकी भी शक्तियां कम हो रही है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत गौर से समझना, बड़े प्यार के साथ। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट हुआ करते थे। विलियम पिट कौन? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे।
इनके द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री होगा वही तो एक्ट बना के भेजेगा, वही तो कानून बना के भेजेगा। उसने कानून बना के भेजा, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, 1784 में उन्होंने एक एक्ट बना के भेजा। आज घर जाके लेके लेना है सारी बातें, ठीक है नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, वीडियो देख देख के दोबारा समझ में आया बात, या नोट्स के अंदर विलियम पिट्स के द्वारा उसने पता क्या करा, पहला काम पता क्या, उसने ना जो कंपनी थी उसके ना दोनों काम अलग कर दिए। दो काम कैसे अलग कर दिए, उसने एक तो बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 बंदे थे, और जो हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना उसके अंदर 6 बंदे थे। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। सबसे पहला काम पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर सबसे पहला काम करा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट काम, एक तो हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 बंदे थे, इसके अंदर पता कितने बंदे थे, 6 बंदे थे। ये नया एकदम नया सिस्टम बनाया उन्होंने। पता क्या करा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम अलग कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम अलग कर दिया। सही बात है। इसे पता क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ करेक्ट, इसे कहा एक काम करो, बोल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तुम 24 बंदे हो, हाँ जी हम 24 बंदे, आज का काम, अब आज के बाद सिर्फ तुम सिर्फ व्यापार को देखोगे। व्यापार मतलब ट्रेड, कहाँ कितना पैसा आ रहा, कितना पैसा जा रहा, कौन ना जा, कौन किसका शासक, किसका कहां शासन चल रहा, भाड़ में तुम्हारा काम है नहीं। ये ध्यान से सुनना, मैं क्या बात बता रहा हूं। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, 24 बंदे थे, उनको ना व्यापारिक काम दे दिया गया, व्यापारिक काम सौंप दिया गया, व्यापार का काम, लेन देन का काम, कहां कितना ट्रेड हो रहा, कितना नहीं हो रहा, कंपनी कितना मुनाफा हो रहा, कितना टैक्स आ रहा, कितना नहीं, इसे देखना। सिर्फ व्यापार के बारे में देखने का काम इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का होगा। राजनीतिक कार्य देखने का काम जो 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया वो इनका होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम। क्या नाम है, पता लग चुका है। दोबारा फिर सुना मैंने क्या बताया, जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जनसंख्या 24 तो थी पहले थी। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो कंपनी थी उसके विधायी कार्य, उसके विधायक कार्य, एक तो प्रशासनिक कार्य हो और एक व्यापारिक कार्य हो, एक तो राजनीतिक कार्य, एक हो हमारे पास ये व्यापारिक कार्य। तो व्यापार का काम अलग कर दिया गया और जो राजनीतिक कार्य अलग कर दिया गया। राजनीति का काम सौंप दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और जो व्यापार का काम सौंप दिया गया वो सौंप दिया गया, आए समझ में। राजनीति करने का काम ये 6 बंदे देखेंगे, कहां कहां कौन सा शासक है, ये 6 बंदे बताएंगे, इनका दिमाग काम करेगा। देखो मुगल सत्ता पर कौन है, जो भी तुम्हारा मुगल सत्ता पर नजर आ रहा है ना, कमजोर आ रहा है, जाओ उसे गद्दी पे उतारो और वहां कब्जा कर लो जाकर। ये इसका काम ही होता है। सही बात है। कहां कितना टैक्स व्यापार करना, चीन तो देखो, चीन तो अफीम का व्यापार कैसे करना, कैसे चीन तो अफीम आना चाहिए, अफीम आता था चीन से अफीम। चाय का व्यापार, चाय का व्यापार कहां कहां होगा, चाय को बेच कर हम मुनाफा कमा सके, वो कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं तक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था, व्यापारिक कार्यों के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए। और ये किसके लिए बनाया गया था, राजनीतिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट और बताओ उसके बारे में, तुमको क्या पता इसके बारे में। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं तुम। जो गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग थी ना, उसमें पहले कितने सदस्य थे बताओ टोटल सदस्य पूछा है, अध्यक्ष थोड़ा पूछ रहा है। सदस्य कितने थे, 4, इसमें घटा के 3 कर दिए। कितने कर दिए, तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थे इसी एक्ट के तहत, अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 5 सदस्य थे, 4 ही बैठे, कितने बैठे टोटल, उसे मिलाकर 4 बैठे हुए। पहले तो 4 सदस्य मान लो, सदस्य पहले 4 थे, अब कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। तो सदस्यों की संख्या, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, क्या थी, परिषद, उस परिषद में सदस्यों की संख्या 4 थी, 4 तक घटाकर कितनी कर दी गई, 3। याद रहेगी बात है, इस तरह लिख लेना ताकि तुम्हारी समझ में आ जा। पता लग गया क्या क्या बदलाव हुआ। नेक्स्ट अगला और बदलाव बता सकते हो तुम क्या हुआ, बताओ। और है कुछ, और नहीं लिखवा रखा मैंने इसके अंदर, पागल है। अब देखो ध्यान से सुनना चाहिए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जब आया तो जो कंपनी के पास पैसा आता था वो अंग्रेजी सरकार की बजट का अंग बन गया।
यानी अंग्रेजी सरकार जितना ही अपना बजट बनागी उस बजट का अंग बन चुका है। जितना ही पैसा इकट्ठा हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से, जितना ही पैसा इकट्ठा हो रहा था, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूं अंग्रेजी सरकार जो इंग्लैंड में बैठी हुई थी, उस अंग्रेजी सरकार के पास जो पैसा इकट्ठा हो रहा था वो सारा का सारा, वो पहले बजट का अंग नहीं है था। अब वो अंग्रेजी सरकार अपना बजट बनागी तो भारत तक आए हुए पैसे को वो उसी अपनी टोकरी के अंदर डाल दिया। तो अंग्रेजी सरकार के लिए बहुत बढ़िया काम हो चुका था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अंग्रेजी इस बात का प्रतीक, अंग्रेजी सत्ता भारत में अपने पूरी तरह पैर पसार चुकी थी, अड्डे जमा चुकी थी, इस बात का प्रतीक। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से मैंने क्या बताया। मैं कह रहा हूं देखो ठीक, अगला पॉइंट ये हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्व था, क्या था राजस्व था, वो क्या हो चुका, इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के बजट का अंग बन चुका, बजट का अंग बन चुका था। याद रहेगी बात या ठीक, इतना पैसा इनके पास आ रहा था। कोई प्रॉब्लम यहां तक ठीक। कितने चार ट्रैक्ट पढ़ लिए हमने, 2। 1793 का हम नहीं पढ़े, इतने इंपोर्टेंट नहीं है। 1813 का पढ़ेंगे हम, 1833 का पढ़ेंगे और 1853 का पढ़ेंगे। ये 3 अब हम और उधेड़ने, तमीज से देख लो अच्छे तरीके से। लेकिन मैं इससे पहले चाह रहा हूं जो मैंने 2 पढ़ाए हैं इस मतलब में कुछ भी सुन सकूं, अभी से दोहरा लो जल्दी पढ़। 5 मिनट हमारे पास, कोई भांडे नहीं करने का, जब तक पूरा खत्म करना, जब तक नहीं जाने देने का। 2 एक्ट पढ़ लिया हमने, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम जो पढ़ने वाले उसका नाम 1813 का चार्टर एक्ट। 1793 हमने स्किप कर दिया, इंपोर्टेंट नहीं है, याद रहेगी बात है। अब हम पढ़ने वाले तीसरे नंबर पर पढ़ने वाले हम 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 आएगा देख लो। फिर अंग्रेजी सरकार के सर में दर्द हुआ, फिर उन्होंने एक अधिनियम बना के भेजा, फिर उसके अंदर कुछ खास प्रावधान डाल ले, जो प्रावधान डाल ले वे काम के तुम्हारी जुबान पर रटना चाहिए। 1813 का इतनी बार पेपर में आया, बहुत बार पेपर में आया, इतनी बार पेपर में, चुपचाप याद कर लो सर, सही बात है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो एकाधिकार था, अच्छा उन्होंने बताओ, यहाँ इंडिया के अंदर सुनो, इस इंडिया के अंदर केवल एक ही प्राइवेट कंपनी तो काम कर रही थी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दूसरी कंपनी आ सकती थी इसके अलावा, नहीं आ सकती थी। 1813 का चार्टर एक्ट बनाया, क्यों, क्योंकि वहां बहुत 1813 में आता है प्रधानमंत्री बदलेगा होगा, नहीं बदलेगा होगा, वहां इंग्लैंड में बदलेगा होगा, और उसके रिश्तेदार रिश्तेदार ने कंपनी खोल ली होगी वहां। मैंने कहा यार हम अभी इंडिया में व्यापार करने जाना ही होगा। उसने कहा पता अधिनियम बनाया, पता क्या कहा गया, आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पुराने कर्मचारी थे, वे उनके पक्ष में नहीं आए थे, तो ईस्ट इंडिया 1813 में जो चार्टर एक्ट बनाया ना, उसमें क्या लिख के भेजा, आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्या होगा, एकाधिकार खत्म कर दिया गया, उसकी मोनोपोली खत्म कर दी गई। अरे बाहर की तुम कंपनियां हो, दूसरी कंपनी बनाओ, भारत में जाकर जाओ व्यापार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई नहीं रोकने का। आज के बाद तुम, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के अंदर ना ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर देगा। उसके अलावा दूसरी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी, ट्रेड कर सकती थी, चाय छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। क्यों, चाय से बहुत ज्यादा मुनाफा होता था, चाय तो बहुत पैसा कमाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो चीन है ना उसके अफीम का व्यापार करके बहुत ज्यादा पैसा कमाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए उसे तो बरकरार रखा है। उसे छोड़कर बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी की हर जगह मोनोपोली समाप्त कर दी गई। मसाले बनाने कंपनी लगानी, आओ मसाले बनाओ कंपनी, चाय की फैक्ट्री मत लगाना बिल्कुल भी ना, चीन के साथ व्यापार करने मत जाना बिल्कुल भी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रखा गया है। बात समझ में आई। 1813 का चार्टर एक्ट आया, 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत पहला प्रावधान, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी गई। 2 चीज को छोड़ देकर चीन के साथ व्यापार हम करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ व्यापार करेगी और कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। उसके बाद क्या होगा, चाय की फैक्ट्री खोलनी होगी, चाय के साथ चाय का काम करना होगा, वो भी कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी किसी भी क्षेत्र में मान लो या काजल या वहां रह रही पुर्तगाल के अंदर रह रही है, पुर्तगाल के अंदर इसने सोचा कि भारत में आकर ना मोमो का व्यापार करेगी, किसका, मोमो का। काजल मोमो वाली कंपनी खोल देगी, आराम से बड़े प्यार के साथ खोल दे। 1813 से पहले से कोई अधिकार नहीं आता भारत के अंदर घुसने का, समझने की बात है। 1813 से पहले कोई दूसरी कंपनी नहीं खोल सकती, यहाँ थी कोई ट्रेड करना हो, व्यापार करना हो, कुछ भी करना हो, किसी भी क्षेत्र में काम करना हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, इसकी मोनोपोली समाप्त। लेकिन फिर भी एक जगह अफीम तो छोड़ दिया, अफीम का व्यापार जो चीन के साथ हो रहा था वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी भैया, क्योंकि ज्यादा पैसा वहीं से कमाया जाता है। और जो चाय का व्यापार होगा, ट्रेड, चाय की फैक्ट्री लगाकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इस पूरे एरिया के अंदर, दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में फेमस है, वहाँ तो बहुत पैसा कमाते थे, पूरी दुनिया को चाय पिलाई इन्होंने हमारे यहाँ से ले जाकर। समझ की बात है। चाय की खोज पता कहाँ हुई, चाय की खोज चीन में हुई, चाय की खोज, अभी सर्च करना चाय की खोज। चलो फोटो, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई।
पेपर मांगा हुई पहला काम पता अभी मैंने क्या बताया क्या बताया मैंने अभी थोड़ी पहले आपने बताया कि क्या नाम इसमें 18-13 में अधिकार दे दिया गया था कि दूसरी कंपनियां भी भारत में कंपनियां लगा सकती सिर्फ दो चीजों को छोड़ दें तो चाइना फैक्ट्री लगाने में मना कर देगा फिर हाँ चीन के साथ जो व्यापार होगा उस पर एक अधिकार होगा अब भी किसका ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन चाय का जो व्यापार होगा उस पर एक अधिकार होगा किसका याद रहिए बात है आसान और सरल भाषा में किताबों बहुत टेक्निकल तरीके से लिखा हुआ याद रहिए बात है ठीक अब हम समझते हैं और पता क्या कंपनी क्या अधिकार दिया गया और पता कंपनी क्या अधिकार दिया दूसरी बात ये तो होगा एक अधिकार समाप्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी का का एकाधिकार मोनोपोली समाप्त ये तो समाप्त हो चुका है और क्या चीज समाप्त हुई और क्या चीज है जो बची रही परंतु क्या क्या बचा रहा एक तो चीन के साथ व्यापार बचा रहा चीन के साथ व्यापार जो ट्रेड होगा और उसके बाद बताओ और क्या बताओ चाय का व्यापार ये अभी किसके पास रहा ईस्ट इंडिया कंपनी ये सर नो और इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट और बताओ किसी खास बात और बताओ पता क्या था जितने भी ईसाई लोग थे ना धर्म का प्रचार प्रसार करने चले थे इन 1813 से पहले भारत के अंदर घुसने की परमिशन नहीं आई थी अब जितने भी ईसाई लोग दिख रहे हैं ना तुम्हें ये आए 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ही आए हैं सही बात कि भारत में आकर पहले अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते थे भारत का कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो अब आकर खासकर ईसाई मिशनरियों को ईसाइयों ने जगह जगह अपने अड्डे लगाए ठीक और आकर भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया ईसाई मिशनरियों का आना 1813 के चार्टर एक्ट के बाद शुरू हुआ सही बात है ईसाई मिशनरियों को यह भी कहा जा इन्होंने आकर भारत का कल्चर बदल दिया इन पर आरोप लगाया जा भारत के लोग आरोप लगाते हैं और सच में कल्चर बदल दिया इन्होंने आकर हमारे देश का धर्म थोड़ा ही था सही बात है इन्होंने आकर भारत का कल्चर बदल दिया पूरा का पूरा अलग अलग चीजें सिखानी स्टार्ट कर दी इन्होंने कोई मतलब नहीं आता उन सब चीजों का बहुत सारी चीजें पर आरोप भी लगते हैं और वो बदल चुका धीरे धीरे अब अलग अलग स्टेटस है अब भी है ईसाई मिशनरियां बहुत सारी तो ईसाई मिशनरियों का जो आना स्टार्ट हुआ 1813 के चार्टर एक्ट के बाद स्टार्ट हुआ समझ आई बात उससे पहले इन्होंने भारत के अंदर घुसने की परमिशन भी नहीं आई थी याद रहिए बात है ठीक ईसाई होगा तुम ईसाई कुछ नहीं है सब मनुष्य है यहाँ याद रहिए बात है कोई प्रॉब्लम यहां तक नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए ठीक व्यक्ति को ईसाई मिशनरी को अनुमति देती गई नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए ईसाई मिशनरी ऊपर तो एक्ट में तो लिख दिया नैतिक धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अनुमति लेकिन मेन मकसद तो पता क्या था इस पूरे एरिया पे अपना कब्जा करना था भारत से एक्ट कानून बना के भेजे गए कानून में लिखा धार्मिक और नैतिक सुधारक भारत में आकर अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं लेकिन मेन मकसद तो कुछ और था ना मेन मकसद था ईसाई लोगों को यहाँ लाकर उन्हीं की शिक्षा देना उन्हीं के हिसाब से चलवाना सही बात है अब भारत में बहुत सारे भगवान ही मर गए थे क्या सही बात है भारत में भगवान की विविधता ना मजाक की बात थोड़ा ही है भगवानों की देवताओं की बहुत सारे मैंने सुना 33 करोड़ देवी देवता सही बात है तो उनका पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र बन रखा भारत के अंदर मजाक नहीं कर रहा रिलेटिव बात है भाई अब कोई से सब अलग अलग भगवान को मानते हैं पहाड़ पर चले जाओगे वहां अलग देवी देवता हर जगह अलग अलग देवी देवता मिलेंगे यही तो भारत की खूबसूरती और क्या हो रहा है उन्होंने 1813 के चार्टर एक्ट में पता क्या करा अब भारत पर तुम शासन कर ही रहे शिक्षा पर कौन पैसा खर्च करेगा पता क्या कहा इन्होंने 1813 के चार्टर एक्ट में आज के बाद हम भारत के लोगों पर 1 लाख रुपए एक साल में खर्च करेंगे पूरे भारत में एक साल में 1 लाख रुपए खर्च करेंगे महान मूर्ख आदमी बताओ शिक्षा पर केवल 1 लाख रुपए खर्च करेंगे एक साल में छी 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 कितना गंदा एक्ट है 1 लाख रुपए सालाना खर्च करेंगे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई ठीक इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है 1813 का चार्टर एक्ट में भी समझा रहा हूं ए छोकरिया इधर देख क्या समझाया मैंने जितनी बातें बताई याद होगी तुम्हारे एक एक करो बता सारी बात बता कितनी बातें बताई फास्ट कम ऑन मतलब
चल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, आगे बता। दूसरी बात में रहेगी जो नैतिकता और जो धार्मिक सुधारों के लिए नैतिकता और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने की इसमें बात करी गई। मेन मतलब कहा ही गया था, लेकिन मेन मकसद था कि ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार हो, हाँ। ठीक है। और फिर तीसरा हुआ था कि इसमें कहा गया था कि जो शिक्षा होगी भारत में, जो शिक्षा होगी पूरे साल में, यानी कि प्रत्येक साल में हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे शिक्षा पर। और ये भी कहा गया है इसमें कंपनी के शासन को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने सालों के लिए? 20 वर्षों के लिए कंपनी के शासन को बढ़ा दिया गया। कंपनी अभी 20 साल तक काम करेगी इस अधिनियम के तहत। सुनो, कंपनी 20 साल तक इस अधिनियम के तहत काम करेगी, जिसमें बात लिखी हुई, यानी 20 साल तक पहले कोई अधिनियम नहीं आने वाला, कोई एक्ट नहीं आने वाला, कोई कानून नहीं आने वाला। ये एक्ट आ रहे हैं ना, एक प्रकार से संविधान की तरह काम कर रहे हैं। हम तो भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्यों लग रहा है हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। अरे भारत का इतिहास नहीं पढ़े, संविधान पढ़ रहे, पढ़ना पड़ेगा मुझे इस तरह। संविधान पढ़ रहे हैं, हाँ संविधान है। कैसा है संविधान? जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया ना, तो जरूरी नहीं है इसके अंदर सारी बात गलत हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें भी होगी। वे अच्छी अच्छी बातें इन अधिनियम में निकाल कर, कुछ इधर कुछ अधिनियम में उनमें निकाल कर, डॉक्टर अंबेडकर ने उसके अंदर संविधान के अंदर कॉपी मार रखी सारी की सारी। और अच्छी बात सीखने था, कोई बुराई नहीं है, सही बात है। भारत के हिसाब से ढाल रखी उन्होंने अच्छी बातें। तो क्या अंग्रेज अच्छी बातें नहीं कर सकते? कर सकते थे। कुछ अंग्रेज आते जो बहुत अच्छे थे, वो आगे तुम्हें बताएंगे। सही, उन्होंने कहने के सारे ही अंग्रेज बुरे थे, सही बात है। अब थोड़ा ही काजल का दिल टूट गया, सारे लड़के बेवफा हो, सही बात है। इसका मतलब नहीं है ना, कोई लॉजिक नहीं है ना इस बात में, सही। इसका बॉयफ्रेंड निकल गया हरामी, तूने कहा सारे लड़के हरामी। इस बात में अपने भाई को भी कह दिया, समझने की बात है। सारे सारे नहीं कह सकते ना। एक्सट्रीम सेंटेंस इज ऑलवेज रॉन्ग। क्या हो गया तक, यहां तक चले। नेक्स्ट, याद होगी बातें? तू बता क्या बताया अभी, क्या बताया? 20 वर्ष वाला नींद में बैठी हुई ना, जल्दी बता। ये 20 वर्षों में क्या बताया गया अभी? और चिलंगा देखी 18 बजाओ 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, पहले नंबर बजाओ। अब बताओ 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें बता क्या हुआ? 20 साल पूरे बीत चुके, एकदम बीजा है 20 साल। अभी 13 था, 33 आ गया, देखो एकदम तुरंत एकदम बीजा 20 साल, कुछ नहीं चलता। जो 13 का चार्टर एक्ट था, सुन ए ठकुराइन इधर, जो 13 का चार्टर एक्ट था उसमें क्या कहा गया था? अंग्रेजी सरकार ने कानून बना के भेज दिया। उसने कहा यार एक बात बताओ, चाय को छोड़कर और चीन के साथ व्यापार छोड़कर, ठीक, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लोगों ने इस बात का विरोध करा कि ऐसा क्यों भाई, क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों करेगी? या ढेर बड़ी संस्था कंपनी, हम क्यों नहीं कर सकते? दूसरी कंपनी, यूरोप के बहुत सारे देश थे, उन्होंने कहा हम कंपनी बना के भेज रहे, उस कंपनी को भी इसे पूरा अधिकार दे दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, 2 जगह तो मोनोपोली रही देती थी उसकी, एक तो चाय पर और एक चीन के साथ जो अफीम का व्यापार होता उस पर, वो भी खत्म कर दी गई। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत सबसे पहली और जो बड़ी बात हुई वो ये बात हुई कि उसका ना, उसकी जो मोनोपोली थी, उसका एकाधिकार था, पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। वेरी गुड, याद आ गई बात। या सवाल पूछा तुमसे, बताओ कंपनी का जो एकाधिकार था पूर्ण रूप से कौन से अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। पहला पॉइंट, कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दूसरे नंबर पे आइए, और बताओ अगर ध्यान से अच्छे तरीके से। अब बंगाल का जो गवर्नर था, ये बंगाल का गवर्नर था ना, यहां दिल्ली की गद्दी आ रही है। अभी दिल्ली गद्दी बैठा हुआ मुगल सत्ता, नाम का मुगल सत्ता, नाम का मुगल शासक, क्या नाम का राजा। अभी जो बंगाल का गवर्नर था ना, इससे पता लगा ये बंगाल का गवर्नर नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पूरे भारत का क्या बन गया? गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल हो, वो बंगाल का गवर्नर जनरल तो है ही, साथ साथ वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। पूरे भारत के अंदर जहां जहां भी अंग्रेजी सत्ता ना अपनी कंपनियां कोठियां लगा रखी, उस पूरे क्षेत्र पर उसका शासन होगा, उसकी बात माननी पड़ेगी, और वो देश का राजा होगा। दोबारा फिर समझाने चाह रहा हूं मैं,
ठीक है। ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सबसे बड़ा प्रावधान करा गया कि 1833 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि आज के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल के साथ साथ वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। सबसे बड़ी बात कर दी गई। बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, वो ना भारत का गवर्नर जनरल बन गया। किसका? भारत का गवर्नर जनरल बन चुका। याद आएगी बात है? जनरल कुछ याद आएगी बात है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब वो बना कौन? सबसे पहली बार उसका एग्जांपल बतानी है, उसका नाम पता होना चाहिए तुम्हें, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिंग भी लिखा हुआ कहीं, याद रहेगी बात या? लॉर्ड विलियम बेंटिक वही व्यक्ति है जिन्होंने राजा राम मोहन राय के टाइम से, इसी समय पता कि देश में क्या था, समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करा था 1829 ईस्वी में। सती प्रथा, जहां एक महिला को खींच कर उसके पति की चिता पर लेटाया जाता था, जबरदस्ती खींच कर, अगर नहीं मरना चाह रही तो, सही बात है। तब भी ऐसी प्रथाओं का अंत करने का काम, वो सती प्रथा को अंत करने का काम, समाप्त करने का काम राजा राम मोहन राय ने करा था। इतना बड़ा बदलाव, मैं चाहता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए देश के अंदर। जितना भी दहेज प्रथा ना, इसे पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। तो दोबारा एक पूरे किसी समाज में कोई एक राजा राम मोहन राय और पैदा हो, सही बात है। और जिसे मोदी जी के साथ मिले और इसे पूरा का पूरा समाप्त कर दो। यहाँ तो लोग 51 शादियां करवा रहे और दहेज भी पीछे साइड में दे रहे हैं। बेवकूफ आदमी है, शादी थोड़ा ही ना, सही बात है। ऐसी शादी किसी काम की जिसमें उसके माँ बाप को 10-15 लाख रुपए का 5-7 लाख रुपए का दहेज देना पड़ रहा, तो ऐसी शादियाँ किस काम की? मेरे हिसाब से तो ऐसी शादियाँ नहीं होनी चाहिए, समझ बात है। इसलिए बहुत जरूरी हो तो 100-150 सालों में ऐसा एक समाज सुधारक जरूर पैदा हो, किसी भी सोसाइटी में हमेशा देखा गया, ठीक है। बहुत जरूरी है। कितनी बड़ी प्रथा का अंत करा उसने। मान लो कोई महिला नहीं मरना चाह रही तो देश के कोने कोने में बहुत जमाती है, कानून बनाकर खत्म करी कि आज के बाद ऐसा कोई करता पाएगा। तो कानून तो हमारे यहाँ बना रखा है देश को लेकर, लेकिन फिर भी चल रही है सामाजिक प्रथा। अभी देख लो नवंबर दिसंबर का महीना भारत के अंदर इतना डेंजरस महीना, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी महीने में बढ़ा। मैं नहीं कर रहा, भारत के अंदर पूरी दुनिया पहले नंबर पर चले गए पॉपुलेशन के मामले में। लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कहलाया ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही वो व्यक्ति हो जिन्होंने सती प्रथा का अंत करा था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों के अंतर्गत अब वे भी इस टाइम समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे देश के अंदर। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत यहां तक? और चलते हैं। एक तो मद्रास था, एक बॉम्बे था। इसके पास खुद की विधायी शक्ति नहीं आती, इतनी भी शक्तियां नहीं रही इसके पास कि अपने यहाँ खुद के लिए कानून बना सका। इसके पास भी अपनी खुद की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई। सारी की सारी विधायी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल के पास चली गई। दोबारा फिर समझो, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इस अधिनियम के तहत जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत बंगाल और जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनकी जो विधायी शक्तियां थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। और उससे ज़्यादा जो पावरफुल था वो कौन हो चुका था? बंगाल का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर बन जाए तो भारत के गवर्नर जनरल के पास सारी विधायी शक्तियां चली गई। याद रहेगी बात है। वो खुद ही बताएगा अब यहाँ क्या कानून बनेगा, वो उधर तो खुद ही बताएगा यहाँ क्या कानून बनेगा। सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुका कौन? बंगाल का नहीं, भारत का गवर्नर जनरल। याद रहेगी बात है। तीसरे नंबर पर मद्रास। एक तो मद्रास हमारे पास, मद्रास, और क्या है? बॉम्बे, और बॉम्बे की विधायी शक्ति समाप्त। और सारी शक्ति किसके पास चली गई? भारत के गवर्नर जनरल में। और बात बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। एक और देखो, और कुछ बताओ, और इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे दिमाग में आ रही हो जो मैंने पहले पढ़ाई हो। अभी बताओ, सारी शक्ति किसके पास चली गई? इसके तहत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। सारी की सारी शक्तियां जब एक ही व्यक्ति के पास चली गई, इस प्रवृत्ति को, इस टेंडेंसी को हम केंद्रीकरण बोलते हैं। यस, 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत हकीकत में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। मुझे कैसा पता लगा? क्योंकि सारी के जो मद्रास के और जो बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियां भी छीन ली गई। वे अपने खुद के फैसले लेने में स्वतंत्र नहीं है। छोटा सा भी, छोटे से क्षेत्र के लिए कानून तक नहीं बना सकते। समझ में बात? इससे पता लगा तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। पूछूंगा मैंने क्या क्या बताया, मैंने भी याद रखना बात। यह पहला गवर्नर जनरल पता लग चुका भारत का, ठीक।
अब मैं सवाल पूछता हूँ, चलो भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। याद आइए। अब भारत जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? कौन से गवर्नर जनरल? इसने ही करता, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसकी सहायता से करवाया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों तो। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? अच्छा ये बताओ, जो भारत का गवर्नर जनरल था, जितनी भी नागरिक शक्तियां थी, सिविल शक्तियां थी और जितनी सैन्य शक्तियां थी, सारी शक्तियां उसी के पास चली गई। जिस तरह एक राष्ट्रपति हो ना, उसी की शक्ति इस तरह काम करता था भारत का गवर्नर जनरल। बिल्कुल सैन्य शक्तियां सारी की सारी किसके पास चली गई? भारत के गवर्नर जनरल के पास। इस अधिनियम के तहत जितनी भी सेना की शक्तियां थी सारी की सारी, अब सेना जितनी भी अंग्रेजी सेना भारत के अंदर काम कर रही होगी, अगर वो उसने कहा, ऑर्डर दिया ना, चलो भारत के लोगों को भून दो, तो 2 मिनट में भून देते, क्योंकि सारी ताकत भारत के गवर्नर जनरल के पास चली आई थी। और ये इतनी ताकत दी थी किसने? अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया था, उस कानून के अंदर जो बात लिखी हुई थी, उन कानून के अंदर जो प्रावधान डाले गए थे, उन तो इतनी ताकत मिली थी। बात समझ में आई? जितनी भी सैन्य शक्तियां थी, नागरिक शक्तियां थी, सारी की सारी वो किसके पास चली गई थी? भारत के गवर्नर जनरल के पास। समझ में बात? या सभी सारी की सारी शक्तियां एक एक पॉइंट करके लिख देना, जितनी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसी समय ना एक विधि आयोग बना था। क्या बना था? एक विधि आयोग बना था। भारत के जितने भी कानून थे उन्हें इकट्ठा करने के लिए, किताब में इकट्ठा करने के लिए मैकाले समिति, उसके जो अध्यक्ष थे ना, वो लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? तो भारत में एक विधि आयोग की स्थापना की गई, सबसे पहली बार विधि आयोग बनाया गया। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, विधि आयोग की स्थापना कब की गई? इसी दिन में प्रावधान कराया था विधि आयोग। और विधि आयोग का जो अध्यक्ष था, कौन था? अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। कौन सा काले? लॉर्ड मैकाले। याद रहेगी बात? या 1833 का चार्टर एक्ट, मैं 1833 का चार्टर एक्ट दोबारा सुनने आ लिया, 13 का भी सुन सकूं और जो पीछे समझाया था वो भी सुन सकूं। ध्यान से सुन लो, अच्छे तरीके से। एक ही रहेगा बस 1853 का, उसके बाद तुम्हारा एक सेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका। कल कहोगे ये भी खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। और इतना एक बच्चे के याद होना चाहिए, इससे ऊपर जाओगे ना तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इतना भी याद नहीं आता फिर डूब मरो। सही बात है? अगर तुम इतना भी ना समझो तो फिर डूब मरो। इससे ज्यादा क्या ही होगा? इतनी साधारण भाषा में एक्सप्लेन कर दिया मैंने पूरा पूरा से। ये सारी बातें समझ में आ रही? कंपनी का एक अधिकार पूर्ण रूप से 1833 में जाकर समाप्त हुआ। सही बात है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। यानी अब कोई भी कंपनी अगर चाहे चीन के साथ व्यापार करे, चाहे चाय का व्यापार करे, 33 से पहले नहीं कर सकती ना। 33 से पहले चाय का और जो अफीम का व्यापार था उसकी करने की जो शक्ति थी वो किसके पास थी? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। याद रहेगी बात? या कोई दिक्कत यहाँ तक? होगा यहाँ तक? अब विधि आयोग का बन कौन से दिन के तहत बनाया गया? 1833 के चार्टर। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनकी शक्तियां कौन से दिन में समाप्त कर दी गई थी? 1833 के तहत। बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहलाने लगा? भारत। अगर तुमसे पूछा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार वो कंपनी का गवर्नर रहा हो, 2 बार कंपनी का। याद रहेगी बात? इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है तक? इतनी बातें समझ में आ रही तो मैंने तुम्हें बताई है। अब इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाकर हम 1853 में जाते हैं। कौन से पर? इसमें इतनी बात याद रखनी, इतनी बातें इसमें पूछेगा। ठीक, अब हम जाने वाले 1853 पर। सुन लो सर, बार बार दिमाग में से रिपीट कर लो। 1853 का चार्टर एक्ट, लॉर्ड डलहौजी आ चुका था इस टाइम पर। याद रखना बात। या डलहौजी ने अपनी नीति अपनाई थी, हड़प की नीति बोल रहे थे सर। हड़क आया नहीं, हड़प की नीति। याद रहेगी बात? है क्या आ गया? भगत का सिद्धांत भी बोल लो सर। उसने क्या नीति अपनाई थी? उसके बाद क्या हुआ? ये एक अधिनियम ले गए थे, चार्टर एक्ट ले गए थे, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें जो जो भी प्रावधान करे गए थे और 53 वाले में समझ लेते हैं क्या क्या करा गया था। इसमें क्या करा गया था और समझते हैं। एक तो कार्यपालिका, एक को विधायपालिका। कार्यपालिका का काम अलग, विधायपालिका का काम। कार्यपालिका के पास कितने कार्य होंगे और विधायपालिका के पास क्या काम होगा, उसका काम दोनों को अलग कर दिया गया। विधायपालिका का काम होगा कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होगा
कानून जो बनाए गए उनके अनुसार काम करना, यही अधिनियम पूछा जाएगा तुमसे। बताओ विधायी कार्य, एक तो विधायी संबंधी शक्तियां और जो एक कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को अलग किस्म कर दिया गया था। एक तो विधायी शक्तियां थी, कौन सा विधायी शक्तियां होंगी एवं कार्यपालिका शक्तियां एवं कार्यपालिका शक्ति को पृथक कर दिया गया। पृथक मतलब अब अलग कर दिया गया, पृथक। दूसरे नंबर पर आ जाओ, और अब बताओ अगर एक जो हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या दो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने बंदे थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने थे? घटाया गया ना, 24 तक घटा कर 18 कर दिया गया इनकी संख्या, ये पूछा जाएगा तुमसे। सही बात है, कितना कर दिया गया? 18 में था ना, 24 तक घटा कितने गए? 18, जिनमें से 18 में तो भी 6 बंदे, 18 में 6 घटाओ कितना बैठेगा? 12। ये 6 बंदे ना ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्त होते थे, ब्रिटिश संसद के द्वारा, संसद ही कहते हैं ना, 12 बंदे तो ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्त होते थे, लेकिन 6 बंदे जो वहां का ताज था, क्राउन था, वहां की महारानी थी, वहां के राजा थे, उनके द्वारा नियुक्त करके भेजे जाते थे, क्योंकि वहां की राजशाही आज भी जिंदा, क्योंकि उन लोगों की मानसिकता आज तक नहीं बदली। वहां का राजा, ब्रिटेन इंग्लैंड का आज भी राजा रानी हो बना कर रखा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया पर राज करा ना, ऐसी मानसिकता उनकी डोमिनेट करने की, उन्होंने आज भी लगे पूरी दुनिया के राजा। सही, आज तक नहीं बना उन्होंने ये पद बिल्कुल भी। याद आएगी बात, 6 बंदों को ना पता किसने नियुक्त करके भेजा है? क्राउन या ताज कह दो, या ये भी कह सको क्राउन कह सको, ग्राउंड नहीं, क्राउन आ गया ना, ग्राउंड याद? अच्छा गाउन होगा वो, अच्छा मुझे इतनी जानकारी नहीं है ना भाई, चुप हो जाओ, बात ना करो, इतनी बात बताओ, समझ आई? कोई प्रॉब्लम? कितने बंदे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? 24, कितने कर दे गए? इस मतलब 18 मतलब 6 बंदे कौन नियुक्त करेगा? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राजा या इंग्लैंड का राजा, वो नियुक्त करके भेजेगा, वो बताएगा ओए तुझे ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भेजा जा रहा। अच्छा हाँ, मेरी तो सैलरी बढ़ जाएगी, ये तो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भेजा जा रहा, तो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भेजा। 6 बंदे उसके पक्ष के होंगे, वो पता क्या करेगा? अंग्रेज जो राजा था ना, वो ध्यान रखेगा कहाँ कितना पैसा हेर फेर हो रहा है, नहीं हो रहा, पैसा पूरा प्रॉपर मात्रा में आ रहा नहीं आ रहा, तो राजा बड़ा तेज हुआ करता था वहाँ का, उसने 6 बंदे अपने भेजे खुद के, उन्होंने कहा जाओ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। वैसे उसमें संख्या को घटा इसलिए गया, काम धाम करे थे, थैली बैठे रहते, चुपचाप फाइल फूल उठा कर देख ली, अरे इनकी 5-6 की छुट्टी करो पहले, हटाओ नहीं। सही बात, 6 जनों की तो छुट्टी कर दी, उन्होंने घटा कितना कर दिया? 18 कर दिया। 18 में तो 6 बंदे ऐसे थे, इसमें 18 में 6 बंदे खुद के मेरे होंगे, ये 6 बंदे कंट्रोल कर बताएंगे राजा साहब देख लो 2 करोड़ रुपया घोटाला हुआ। अच्छा भैया कोई घोटाला होता ही नहीं, बड़ा तेज था राजा। सही बात है। अब 12 ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त करे जाते थे, समझ गए बात है? ऐसे करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता। ये 1753 का चार्टर एक्ट है। इससे पहले 1853 से पहले किसी भी भारत के व्यक्ति को सिविल सेवाओं की परीक्षा, जिसे तुम ये कहा ना आईएएस की परीक्षा देने की अनुमति नहीं आती पहले। सही बात है, कोई भी कंपनी का कर्मचारी नहीं बन सकता, कोई अधिकारी नहीं बन सकता, कोई डीएम नहीं बन सकता था, कोई एसडीएम नहीं बन सकता था भारत के अंदर। ये पेपर में नहीं आ सकते, क्यों? अंग्रेजों को डर था ये एग्जाम निकाल लेंगे, और एग्जाम निकालेगा फिर ये जो भारत के पक्ष में काम करेंगे। तो अंग्रेज बड़े तेज थे, तो इसमें बहुत सालों तक विवाद चल रहा था कि यहाँ जो सिविल सेवा की परीक्षा करी जाए, तो सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का जो निर्णय लिया 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया, कोई भी भारत का व्यक्ति आराम से फॉर्म भरकर आईसीएस बोल रहे थे पहले, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, समझ बात? तो इसे ना जो इसका फॉर्म, इसे खुली प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। प्रतियोगिता मतलब एग्जाम करवाने का निर्णय लिया गया, इसमें कोई भी व्यक्ति जाकर फॉर्म भरकर बैठ सकता और कोई भी एग्जाम दे सकता। ये बहुत बड़ी बात थी। समझ, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित करवाने का निर्णय इसी दिन के 33 लिया गया 1853। बात तो पहले भी थी 33 में भी, लेकिन उस पूरी तरह समाप्त कर दिया था, कोर्ट ने समाप्त कर दिया था, कोर्ट ने बैन लगा दिया था उसको। याद रही बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक। तो तीसरे नंबर पर सिविल सेवा, कौन सी? सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता कराने का निर्णय इसी नियम के तहत लिया गया। 1853 तक समाप्त हुआ। अब बताओ, इतने सारे कानून लाकर जब भारत के लोगों पर थोप दिए जाएंगे कि भारत के लोग जानते बैठेंगे। इससे पहले एक लॉर्ड डलहौजी आया था, लॉर्ड डलहौजी, उस गवर्नर था, वो भी भारत का गवर्नर जनरल। वो जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसने ना भारत के देसी रजवाड़े थे,
रियासत थी, अगर उनका कोई संतान नहीं हुआ करते थे ना, सही बात है, तो उसकी ना उसका प्रशासन को हड़प लिया करता था, ऐसा ऐसा करके भारत का विस्तार बढ़ाता चला गया। लॉर्ड डलहौजी उसने ना एक नीति अपनाई, हड़प की नीति, उसे भारत के लोगों ने हड़काया भी करना शुरू कर दिया था। मजाक नहीं कर रहे, रियलिटी बात है। इतना खतरनाक उसका शासन था, भारत के लोग रुष्ट हो चुके थे। भारत कौन कौन दुखी, सुनो कौन, किसान वो दुखी क्योंकि भरमार मात्रा में टैक्स लगा रहे जगह जगह, समझ, मजदूर वो दुखी, जो यहाँ के कर्मचारी वे दुखी, सिविल सेवा वाले वे दुखी, हर व्यक्ति चारों तरफ दुखी दुखी, अकाल पड़ने की स्थिति। क्योंकि हम पता कब से झेल ले, अरे यार कब तक झेल लोगे ना, 1773 तरह का 1853 आ चुका, जब तक इनके द्वारा बनाए गए कानून हमारे पर थोप दे जा रहे यार। हमारा देश, हमारे देश के संसाधन, हमारे पेड़ पौधे, हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे पर्वत, यार तुम भागो ना यहाँ, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ से, हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं दे रहे तुम। इनका मानना था कि भारत के लोगों की बस की बात नहीं है, कानून बनाना, कानून चलाना, भारत को संभालना, इनका यह मानना था। वो तो ड्रामा था, सही बात है। इस टाइम पर इंग्लैंड के अंदर जबरदस्त मात्रा में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वो बहुत बड़ी चीज थी, वो तुम आगे बताऊंगा। लेकिन हुआ क्या, भारत के लोगों के अंदर गुस्सा भर गया, गुस्सा भर गया, इतना गुस्सा भर गया, इतना गुस्सा भर गया, एक दिन वो फूट ही पड़ा। कब, वो छोटी सी चिंगारी चाहिए थी, जो अंग्रेजी सेना थी ना, उसमें भारत के लोग भी भर्ती होते थे, हो जाते थे, लेकिन सिंपैथी तो उनका भारत के प्रति रहती। मजबूरी में काम करना पड़ा था, क्योंकि बेचारों को तनख्वाह तो मिली थी, अपना घर कैसे चलाते नहीं, तो मजबूरी में काम करना पड़ा था। तो बहुत जरूरी होगा था क्या, इनके खिलाफ एक क्रांति होनी। वो क्रांति थी ना 1857 में, ऐसी क्रांति हुई इनके खिलाफ, इतिहास में पढ़ते हैं, ऐसी क्रांति हुई। एक इतिहासकार कहते हैं, अंग्रेज जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, जो अंग्रेजी इतिहासकार है, ये कहते हैं आजाद तो भारत के लोग ना 100 साल 150 साल पहले हो जाते, 1857 में हो जाते, अगर भारत के अंदर कोई एक मुख्य नेता होता, उस आंदोलन को लीड करके चलता। सही बात है, इतना खौफ पैदा कर दिया था अंग्रेजों के अंदर 1857 की क्रांति। भारत के लोगों ने पटक पटक मारा, इकट्ठे हो गए थे भारत के लोग सारे के सारे। पहले कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा था ना, उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, समझ बात है। लेकिन लास्ट में जाकर क्या हुआ, 1857 के विद्रोह को दबा दिया और हम इसमें नाकाम रहे। क्यों, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ नहीं आया था, डॉक्टर, वकील, ये सब पढ़े लिखे लोग हमारे साथ उस आंदोलन नहीं आए। जगह जगह अलग अलग लोग, कोने में अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। तो फिर अंग्रेजी सरकार की नाक में हो चुका दम, उन्होंने सोचा बेटे अब तो कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा ईस्ट इंडिया कंपनी ना, अंग्रेजी सरकार ने सोचा उधर था इंग्लैंड में बैठ कर, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन अच्छा नहीं कर पा रही, चलो एक काम करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन छीन लेते हैं, अब जो ना बागडोर हम अपने हाथों में ले लेते हैं। तो अंग्रेजी सरकार ने सारी बागडोर भारत की अपने हाथों में ले ली, कल को वहीं से बढ़ेंगे। तो फिर उन्होंने एक नया अधिनियम, नया एक्ट पारित करके भेजा। वैसे तो 20 साल बाद भेजने वाले थे, 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, नहीं 20 साल के लिए। 1853 में 20 जोड़ लो, 53 में 20 जोड़ोगे 63 बैठेगा, दिक्कत 53 20 जोड़ोगे 63 नहीं बैठेगा, 73 बैठेगा, है ना, 53 में 20 जोड़ोगे 73 नहीं बैठेगा, तो 73 बनना चाहिए था 1873 में। मजबूरी ऐसी बन गई, समस्या ऐसी बन गई, कानून ना 1858 में लाना पड़ा है, 1858 में लेकर आना पड़ा, जिसे हम 1858 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। अब भारत शासन अधिनियम कह रहे, चार्टर एक्ट नहीं कह रहे, चार्टर एक्ट है कंपनी के लिए, अब उन्होंने कहेंगे भारत शासन अधिनियम, भारत पर शासन करने के लिए अधिनियम बनाएगा। भारत का एक प्रकार का संविधान जो 1858 में पैदा कर दिया उन्होंने, कल को वही पढ़ना 1858 में क्या हुआ था, समझ आई बात है। 1857 की, क्योंकि बहुत चारों तरफ फैल चुके थे, 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, असफल होकर रहेगी। लेकिन हम ना भारत के लोग बड़े गर्व के साथ उन लोगों को याद करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, वो भी उसी आंदोलन में लड़ी। उन लोगों को हम हमेशा याद करेंगे, नाना साहेब हो गए, तात्या टोपे हो गए, हजरत बेगम महल होगी जो नेपाल भाग गए थे डर कर, सही बात है। तो ये इन लोगों को ना हम हमेशा के लिए याद करेंगे, हमेशा के लिए। क्यों याद करेंगे, क्योंकि ना वे हमारा, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, हम आजाद करवाने के लिए लड़ाई तो लड़ी ही, एक योगदान तो दिया ही, कुछ नहीं कर पाए, आजाद नहीं हुए, अंग्रेजों के अंदर खौफ तो पैदा करा ही, सही बात है। इसलिए उन्हें हमेशा याद करेंगे। इसलिए भारतीय संविधान में पता क्या लिखा हुआ कि उसमें कर्तव्यों में क्या लिखा हुआ, कर्तव्य में लिखा हुआ स्वतंत्रता संग्राम के सभी नेताओं के जो आदर्श होंगे उन्हें अपने हृदयों में संजोए रखेंगे, इज्जत करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। समझ में आया बात? या क्या लगाते हैं सब इज्जत में नारा, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, समझ की बात है, जिन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, मैंने भी पहले स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, मैं तो बताना नहीं जा रहा मैं कौन हूँ, समझ बात मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक। आज इतना ही रखते हैं, समझ आई बात? या फिर कल को मुलाकात होगी इस वाले सेक्शन में। धन्यवाद।